डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन के बारे में, बल्कि ये पहले दो वीडियोस आपने देखे होंगे, ये तीसरा वीडियो है आज। और पहले दो वीडियोस में हमने एक तो सेक्स डिटर्मिनेशन की बात की थी, और उसके बाद जो दूसरा वीडियो था उसमें कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में बात की गई थी, लेकिन प्राइमरीली उसमें हमने बात की थी हीमोफीलिया के बारे में और कुछ म्यूटेशंस के बारे में कि म्यूटेशंस होते कैसे हैं, म्यूटेशंस का नेचर होता क्या है। बेसिकली हमें म्यूटेशन उस टॉपिक उस वीडियो में नहीं पढ़ना था, उस वीडियो में हमारा प्राइमरी मोटो था जेनेटिक डिसऑर्डर्स को पढ़ना। खैर, अब जो भी हुआ उसमें हीमोफीलिया तो कंप्लीट हो गया। हीमोफीलिया के बाद एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर ही दूसरा है जो है कलर ब्लाइंडनेस, जो हमारे सिलेबस के हिसाब से हैं तो बहुत सारे, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस के हिसाब से एक और जो डिसऑर्डर है दैट इज एक्स लिंक्ड, दैट इज कलर ब्लाइंडनेस, और टू बी वेरी मच स्पेसिफिक इट इज रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, राइट। ओके, आपको बताता चलूं कि ये जो सीरीज है, इस सीरीज में हम लोग बराबर जेनेटिक्स को कंप्लीट करने वाले हैं। ये वाला प्लेलिस्ट है, जो जेनेटिक्स वाला प्लेलिस्ट है क्लास 12 का, तो उसमें हम पूरा जेनेटिक्स कंप्लीट करने वाले हैं। प्लीज हमारे साथ बने रहिए और वीडियोस को देखिए जरूर, ठीक है। आज जिस डिजीज की हम बात करेंगे वो अभी मैं आपसे कह ही रहा था कि दैट इज कलर ब्लाइंडनेस, बट टू बी वेरी मच स्पेसिफिक इट इज रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। अगर आपने देखा होगा सिलेबस में यही नाम है, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। फाइन, समझ में आ रहा है। ये रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस क्या है, कौन है ये रेड ब्लाइंड शख्स, इसको क्या होता है, इसको कौन सी प्रॉब्लम होती है। दिखता इसको सब कुछ है लेकिन कलर्स नहीं दिखते। लेकिन कलर्स क्यों नहीं दिखते वो एक बड़ा क्वेश्चन है। पहले देखेंगे इसका बेसिक्स। ये एक रिसेसिव सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, रिसेसिव सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। ये पिछली बार भी आया था रिसेसिव सेक्स लिंक्ड। ये रिसेसिव क्यों और डोमिनेंट क्यों, वो थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये सीरीज है। जो चीज एक वीडियो में क्लियर नहीं होगी वो अगले वीडियो में डेफिनेटली बताई जाएगी। मैंने कहा ये है सेक्स लिंक्ड, क्योंकि ये पता है सेक्स लिंक्ड का मतलब क्या है, या तो ये एक्स पे होगा या ये वाई पे होगा, या एक्स वाई के PAR1 या PAR2 पे होगा। यानी या तो ये एक्स लिंक्ड जीन होगा, वाई लिंक्ड जीन होगा, या एक्स वाई लिंक्ड जीन होगा। But in case of this color blindness, to be very much specific, ये एक्स लिंक्ड है। और आपको मालूम भी होगा कि पिछली बार से मैंने आपको कहा था कि हम एक्स लिंक्ड ही पढ़ रहे हैं 12th में। हम 12th में वाई लिंक्ड डिजीज की बात नहीं करते, क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछा जाता। हम एक्स वाई लिंक्ड के बारे में ज्यादा परेशान नहीं, क्योंकि उसके बारे में भी बाय नेम क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में नहीं आते। तो इसका मतलब इट इज एक्स लिंक्ड, इसमें कोई शक नहीं। पर दूसरा प्रॉब्लम यह है कि वाई वी कॉल इट रिसेसिव, वाई वी कॉल इट रिसेसिव। याद रखने के लिए एक इजी फॉर्मूला बताऊंगा, वो क्या है कि एक्स एक के पास, अगर मैं हीमोफीलिया का आपको एग्जांपल दूंगा, हीमोफीलिया से एग्जांपल दे रहा हूं, कलर ब्लाइंडनेस अभी पढ़ना है। सो हीमोफीलिया में क्या था पिछली बार, इट वाज एक्स विद एच एंड दूसरा एक्स क्रोमोसोम जो था वो नॉर्मल था। तो आप लोगों ने कहा था ये नहीं होगी डिजीज फीमेल, ये होगी कैरियर फीमेल। मगर कैरियर फीमेल क्यों होगी, प्रॉब्लम क्या है, अगर इसके पास डिफेक्टेड एलील है, अगर इसके पास डिफेक्टेड जीन है, तो इसको बीमारी क्यों नहीं हुई। डिफेक्टेड एलील होने के बाद, डिफेक्टेड जीन होने के बाद इसमें दूसरा एक्स क्रोमोसोम है जो नॉर्मल है। तो जो दूसरा क्रोमोसोम, जो नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम है, वो इस वक्त उसके पास जो इस हीमोफीलिया के रिलेटेड, यानी क्लॉटिंग फैक्टर को बनाने के लिए जो जीन होगा, देखो टेक्निकली मैं आपको समझाऊंगा। इसको मैंने XH क्यों लिखा, क्योंकि इसके ऊपर जो क्लॉटिंग फैक्टर वाला जीन है, क्लॉटिंग फैक्टर को बनाने वाला जीन, या 8 को बनाने वाला या 9 को बनाने वाला, पिछला वीडियो जरूर देखो। सो हीमोफीलिया 8 या 9 को बनाने वाला जो जीन है वो डिफेक्टेड है, तभी मैंने लिखा XH, एक्स हीमोफीलिया। दूसरे एक्स के पास जो कलर, जिस पर्टिकुलर क्लॉटिंग फैक्टर को बनाने वाला जीन जो है वो नॉर्मल है, वो ठीक है, वो बराबर वाइल्ड है। वाइल्ड कहते हैं नॉर्मल जीन जो अभी म्यूटेट नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये वाइल्ड और ये म्यूटेटेड, ये म्यूटेटेड अब एक्सप्रेस होगा या वाइल्ड एक्सप्रेस होगा, उस आधार पे हम बोलते हैं बीमारी रिसेसिव है या बीमारी डोमिनेंट है। शॉर्ट फॉर्म में समझाऊंगा, वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल डिफेक्टेड एक्स ने अपने आप को एक्सप्रेस किया, डिफेक्टेड एक्स ने अपने आप को एक्सप्रेस किया, तो बीमारी दिखेगी।
इन होमोजाइगस कंडीशन भी बीमारी दिखेगी अगर फॉर एग्जांपल इसने अपने आप को एक्सप्रेस किया, मगर हमने देखा था हीमोफीलिया में वहां बीमारी दिखती नहीं थी। इसका मतलब इसने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया था, नॉर्मल एक्स ने अपने आप को एक्सप्रेस किया था। सो बिहेवियर में जो ये हीमोफीलिया है ये रिसेसिव है, क्योंकि ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता अगर दूसरा एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल है। अगर दूसरा एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल है तो ये वाला जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, तो बीमारी क्या हो गई? रिसेसिव। सेम इज द केस विद कलर ब्लाइंडनेस, यानी अगर एक एक्स क्रोमोसोम पे कलर ब्लाइंडनेस का जीन है और दूसरा एक्स क्रोमोसोम जो है उस पे ये वाला जीन नॉर्मल है, ठीक है ना, अभी बात करेंगे उसके बारे में जीन कौन सा। सो अगर फॉर एग्जांपल एक एक्स पे कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन है, दूसरा एक्स नॉर्मल है, तो कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, रिसेसिव रहेगा। कौन एक्सप्रेस होगा? नॉर्मल एक्स। इसका मतलब उस शख्स में भी बीमारी नहीं दिखेगी। और ये जो फॉर एग्जांपल मौका मिलता है, या ये जो फॉर एग्जांपल जीवन दान मिलता है, ये किसको मिलता है? फीमेल को मिलता है। मेल को ये जीवन दान नहीं मिलता, वो हेमिजाइगस होता है, उसके उस बेचारे के पास होता ही एक एक्स क्रोमोसोम है। अगर वही एक्स डिफेक्टेड है, बीमारी दिखेगी। तो फीमेल में आप लोगों ने इससे पहले भी देखा था, पहले वाले वीडियो में भी देखा था, इन विच द पेशेंट कैन नॉट डिस्टिंग्विश द स्पेसिफिक कलर ब्लू, ग्रीन और रेड, ये कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। और आपने देखा था जो फीमेल थी वो वहां पर कम इफेक्टेड पाई जाती थी, मेल्स में इफेक्ट ज्यादा पाया जाता था। यहां पर भी सेम चीज, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स जो रिसेसिव है उसमें ये चीज आप कॉमन देखेंगे कि मेल में इफेक्टिव ज्यादा है, फीमेल्स आर लेस इफेक्टिव। देखो अब यहां पर क्या होता है, इस बीमारी में क्या होता है? बीमारी में होता है, कलर ब्लाइंडनेस में ये होता है, इसको कलर नहीं दिखता। मगर कौन सा कलर नहीं दिखता? ब्लू कलर नहीं दिखता, ग्रीन कलर नहीं दिखता, या रेड कलर नहीं दिखता। तीनों में से एक कलर नहीं दिखता, या कभी कभी कोई कलर भी नहीं दिखता। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी ऐसा होता है, देखो हम जो है ना हम लोग तीनों कलर देख पाते हैं। इट इज ट्राइक्रोमेसी। आई हैव द ट्राइक्रोमेसी विजन। मैं तीनों कलर देख पाता हूं, ब्लू कलर भी देखता हूं, रेड कलर भी देखता हूं, ग्रीन कलर। तीन से क्या होगा? हमने तो फिजिक्स में 7 पढ़े थे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो आप तो तीन ही कलर देख पाते हो बेटा। तीन ही प्राइमरी हैं, बाकी सब डिराइव्ड कलर्स हैं। प्राइमरी कलर्स तीन हैं, ब्लू, ग्रीन एंड द पर्टिकुलर रेड। ओके, और इन तीन का आपस में मिक्सचर इन डिफरेंट प्रपोर्शंस, इन डिफरेंट पर्टिकुलर व्हाट वी कॉल एज रेशियोज, वो डिफरेंट कलर्स देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने रेड का 30%, ग्रीन का 70% मिलाया, एक अलग कलर बनेगा। अगर आपने रेड का कम प्रपोर्शन, ग्रीन का ज्यादा प्रपोर्शन लाया तो एक और कलर बनेगा। समझ आया? सो इसका मतलब हम इन्हीं कलर्स को मिला के डिफरेंट कलर्स बनाते हैं। तो अगर आपको तीन कलर दिखे, रेड, ग्रीन, ब्लू, आपको सारे कलर्स दिखेंगे। तो इसमें किसी शख्स को या तो ब्लू कलर नहीं दिखता, या फिर ग्रीन कलर नहीं दिखता, या फिर रेड नहीं दिखता। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा कि जो हमारे सिलेबस में है वो है रेड, ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। ब्लू कलर ब्लाइंडनेस की हम ज्यादा बात नहीं करने वाले, क्योंकि उसका इनहेरिटेंस ही अलग है, थोड़ी देर में समझेंगे। अब ये पहली बार रिपोर्ट किया था जॉन डाल्टन ने। इसको डाल्टनिज्म भी कहते हैं, इसको डाल्टनिज्म भी कहते हैं, क्योंकि डाल्टन को भी ये बीमारी थी। डाल्टन वाज कलर ब्लाइंड। इन 1798 में डाल्टन ने ये डिस्कवर किया था। लेकिन जेनेटिक बेस इसका, यानी ये जेनेटिक भी होता है, ऐसा किसने बोला था? ये पहली बार बोला था हॉर्नर ने, राइट। अब यहां पर देखो, जो बात मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको समझा रहा था, उस बात को यहां पर भी लिखा हुआ है। डिफेक्ट अकर्स इन अबाउट 8% मेल्स, 8% मेल्स में देखा गया है, लेकिन फीमेल्स में ये प्रिवेलेंस 0.4% है। क्यों 0.4%? बेटा फीमेल के पास कितने एक्स है? 2 एक्स है। उसके पास अगर एक एक्स डिफेक्टेड होगा भी, दूसरा नॉर्मल है। मेल के पास, बेचारे के पास एक ही एक्स है, दूसरा तो उसके पास वाई है। ये एक एक्स क्रोमोसोम अगर डिफेक्टेड है तो बीमारी दिखेगी। इसीलिए मेल 8% इफेक्टेड है और फीमेल 0.4% इफेक्टेड है। और ये लिथल नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीता है। ये बिल्कुल जिसको बोलेंगे 90, 100 जितने साल लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक नॉर्मल शख्स की होती है, उतनी ही लाइफ एक्सपेक्टेंसी इस गधे की भी, यानी इस इंसान की भी सॉरी होती है। ओके, तो इसका मतलब यह है कि ये नॉर्मल लाइफ जिएगा, इसको कुछ होगा नहीं। ओके, लेकिन इसे फॉर एग्जांपल एक कलर नहीं दिखेगा। और कलर कितना इंपॉर्टेंट है वो थोड़ी देर में हम समझेंगे। ओके, सो यहां पर मैं इसको एनोटेशंस को रब कर लूंगा। एनोटेशंस रब करने के बाद स्लाइड थोड़ा क्लियर हो जाएगा, हम और बात करेंगे, ठीक है? ओके, okay, so my dear students, this is कलर ब्लाइंडनेस, वेरी इंटरेस्टिंग डिजीज, एंड इसके बारे में एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ओके, नाउ कलर ब्लाइंडनेस जो है वो जनरली दो तरह की होती है, दो तरह की, 2 टाइप्स।
दो तरह की होती है। दो तरह की क्या होती है बेटा, मैंने पहले ही कहा वी आर ट्राइक्रोमेटिक, हम तीन कलर्स देखते हैं जनरली। क्यों देखते हैं थोड़ी देर में वो भी मैं आपको समझाऊंगा, उसके लिए मैंने रखा है इंतजाम। ओके, सो कलर ब्लाइंडनेस जो है वो दो तरह का होता है, या तो इसको डाइक्रोमेसी हो गया, डाई मींस दो, यानी इसको दो कलर दिखेंगे एक नहीं दिखेगा। कौन सा नहीं दिखेगा, या तो रेड नहीं दिखेगा, या ब्लू नहीं दिखेगा, या ग्रीन नहीं दिखेगा, बाकी दो दिख रहे हैं। अगर इसको रेड नहीं दिख रहा तो ग्रीन एंड ब्लू दिख रहे हैं, अगर इसको ब्लू नहीं दिख रहा रेड एंड ग्रीन दिख रहे हैं, अगर इसको ग्रीन नहीं दिख रहा बाकी दो दिख रहे हैं। तो बाकी दो कलर्स इसको दिख रहे हैं, डाइक्रोमेसी, एक नहीं दिख रहा। अब ऑन द बेसिस आप इसको कौन सा कलर नहीं दिख रहा, मैंने यहां कलर चॉइस भी आपके हिसाब से किया है ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, सो यहां पर मैं आपको बता दूं, अगर इसको रेड कलर नहीं दिखा, ऐसे कलर ब्लाइंडनेस को इसको बोलते हैं प्रोटेनोपिया। प्रोटेनोपिया मींस रेड कलर नहीं दिखता है, इट इज रेड कलर ब्लाइंडनेस, इट इज रेड कलर ब्लाइंडनेस। कलर से आपको बिल्कुल दिख रहा होगा। ओके, ड्यूटरनोपिया, इसमें क्या होता है बेटा, ग्रीन कलर इसको नहीं दिखता। ट्राइटेनोपिया, इसमें ब्लू कलर नहीं दिखता। और बेटा जब मैंने कहा कि एक कलर नहीं दिखता बाकी दो इसको नॉर्मली दिख रहे। अब होता क्या है, एक तो इसको अगर रेड कलर ब्लाइंडनेस है, एक तो उसको रेड कलर नहीं दिखेगा, दूसरा जितने भी कलर्स रेड से डिराइव किए गए वो इसको नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो इसको लाइफ का या इसको जो कलर्स है डिफरेंट तरह के मिलेंगे। ठीक है ना, ओके, या इसको कलर्स, ये कलर्स को डिफरेंट तरह से परसीव करेगा। जैसे नॉर्मल इंसान परसीव करता है ये उन कलर्स को उस तरह से परसीव नहीं कर पाएगा। ठीक है, और अगर देखा जाए ड्यूटरनोपिया, रिवीजन कोर्स चल रहा है इसलिए मैं थोड़ा मोटी मोटी बातें आपको बताता हूं, जो बहुत उसके बाद डीप कॉन्सेप्ट के अंदर जाना। कॉन्सेप्ट तो आपको आना चाहिए, बिल्कुल 100% कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, लेकिन जो फॉर एग्जांपल बहुत सारी एग्जांपल्स वगैरह तो उनको हम फिलहाल कर्टेल करते हैं। डाइक्रोमेसी जो है वो ड्यूटरनोपिया कहलाता, इसमें एक ड्यूटरनोपिया जिसमें ग्रीन कलर नहीं दिखता। अगर इसको ग्रीन कलर नहीं दिखता तो इसको ग्रीन से डिराइव किए हुए बाकी कलर्स भी नहीं दिखेंगे, और अगर इसको ब्लू कलर नहीं दिखता तो ब्लू कलर से डिराइव बाकी कलर भी इसको नहीं दिखेंगे। ओके, नाउ मोनोक्रोमेसी का मतलब होता है इसको बेटा इसको कोई भी कलर नहीं दिखता, ये ब्लैक एंड व्हाइट देखता है। ये क्या देखता है, ये वर्ल्ड ब्लैक एंड व्हाइट देखता है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट कलर ब्लाइंडनेस। एब्सोल्यूट कलर ब्लाइंडनेस, मोनोक्रोमेसी, एब्सोल्यूट कलर ब्लाइंडनेस। एब्सोल्यूट कलर ब्लाइंडनेस में इसको कोई भी कलर नहीं दिखता। अब लेकिन कलर ब्लाइंडनेस क्या है ये हमारी समझ में आया, बेसिक तो हमारी समझ में आ गया, लेकिन अब देखना यह है कि कलर ब्लाइंडनेस होता क्यों है। अगर आप बोर्ड पे देख रहे होंगे मैंने लिखा था इस पे बैकग्राउंड ऑफ द डिफेक्ट, इसका बैकग्राउंड क्या है। ओके, नाउ इससे पहले एक लाइन लिखी है जिसको मैं आपको बताना जरूर समझूंगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा हम ब्लू की बात यहां पे नहीं करेंगे, क्योंकि रेड कलर ब्लाइंडनेस जो है वो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस जो है वो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, लेकिन जो ब्लू कलर ब्लाइंडनेस है वो ऑटोसोमल है। क्या है, ऑटोसोमल। क्या है ये ऑटोसोमल वगैरह हम थोड़ी देर में समझेंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बैकग्राउंड समझेंगे। बैकग्राउंड का मतलब ये अगर ह्यूमन आई है, जल्दी जल्दी में बनाएंगे, उसमें कुछ गड़बड़ रहेगी एनाटॉमिकली, लेकिन आप उसको थोड़ा नजरअंदाज कर ले जब तक हम फॉर एग्जांपल इस डायग्राम से कुछ चीजें जो है वो डिराइव करेंगे। ठीक है ना, ये ह्यूमन आई आपने फिजिक्स में बनाई होगी, और आपको मालूम है कि पीछे जो है, पीछे वाले साइड में ये वाला है इनर मोस्ट साइड। ओके, और इधर क्या होता है बेटा, इधर होता है रेटिना। क्या होता है, रेटिना। अब रेटिना क्या है, रेटिना इज फोटो सेंसिटिव। मैं सारी चीजें नहीं बताऊंगा जो आपने फिजिक्स में पढ़ी होंगी या जो आपने फॉर एग्जांपल 11th के इस सेंसरी ऑर्गन्स में पढ़ा होगा। अगर आपने सेंस ऑर्गन्स पढ़े होंगे 11th में, जो कि बोर्ड एग्जाम में आप नहीं आते क्योंकि बोर्ड से वो डिलीट किए गए हैं, एनसीईआरटी ने डिलीट कर दिए हैं, लेकिन नीट में पूछे जाते हैं। इसलिए अगर आप कोई और फॉर एग्जाम्पल बैच ली हो, या अगर आपने कहीं से पढ़ा होगा, किसी बुक से पढ़ा होगा, या किसी सीनियर से सुना होगा कि जो रेटिना है, ओके, तो रेटिना में हमारे पास फोटो सेंसिटिव सेल्स होती है। क्या होती है, फोटो सेंसिटिव सेल्स। फोटो सेंसिटिव सेल्स, एंड फोटो सेंसिटिव सेल्स दो तरह की होती हैं। फोटो सेंसिटिव सेल्स अगर मैं यहां लिखूंगा, ये हमारे पास दो तरह की होती हैं, 2 टाइप्स की होती हैं। एक होता है रॉड सेल्स, दूसरा होता है कोन सेल्स। ये रॉड सेल्स क्या होती हैं, रॉड सेल्स होती है रॉड शेपर्ड, इनका शेप रॉड शेपर्ड होता है, एंड कोन सेल्स ऑब्वियसली कोन शेपर्ड होंगे।
लेकिन इनका काम डिफरेंट है। ये जो रॉड सेल्स है ना, दे हेल्प अस टू सी द थिंग्स इन डिम लाइट। जब डिम लाइट होती है तो ये हमें देखने में मदद करते हैं, मगर ये कलर को अलग अलग कलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, इसकी मदद से हम कलर्स को अलग अलग से नहीं देख पाते। लेकिन जो कोन सेल्स होती हैं, दे हेल्प अस टू सी इन द ब्राइट लाइट। ये ब्राइट लाइट में हमें देखने में मदद करते हैं, ब्राइट लाइट में हमें देखने में मदद करते हैं। और बेटा मैं आपको बता दूंगा, अगर हम कलर्स देखते हैं तो वो ये कोन सेल्स की वजह से हम कलर्स को देखते हैं, ठीक है ना। ओके, तो हमारे पास 3 तरह की कोन सेल्स होती हैं। अगर आप ये एनोटेशंस को लिखोगे या इसका स्क्रीनशॉट लोगे, मैं एनोटेशन रब करूंगा, ठीक है। ओके, हमारे पास 3 तरह की कोन सेल्स हैं। वन इज रेड कोन सेल, जिसका काम किसे परसीव करना है, रेड कलर को परसीव करना है। हमारे पास ग्रीन कोन सेल है, जिसका काम किसे परसीव करना है बेटा, ग्रीन कलर को परसीव करना है। हमारे पास ब्लू कोन सेल्स हैं बेटा, जो क्या करते हैं, किसको परसीव करेंगे, ब्लू कलर को परसीव करेंगे, राइट। रेड कोन सेल्स, ग्रीन कोन सेल्स, ब्लू कोन सेल्स। मगर अभी भी जेनेटिक्स के साथ क्या लेना देना है, वो हमारी समझ से बाहर है, क्योंकि हम पढ़े तो जा रहे हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा हाउ ए जीन कैन बी रिलेटेड टू द कोन सेल्स। अभी देखो, अब रेड कोन सेल्स आर सेंसिटिव टू रेड लाइट, बताने की जरूरत ही नहीं है। ग्रीन कोन सेल्स, दे आर पर्टिकुलरली sensitive to green light, and blue cone cells, they are sensitive to blue wavelengths। मगर प्रॉब्लम ये है कि रेड में ऐसा क्या है कि ये रेड देखेगा, और ग्रीन में ऐसा क्या है कि ये ग्रीन ही देखेगा, ब्लू में ऐसा क्या है कि ये ब्लू ही देखेगा। दिमाग पे थोड़ा सा जोर लगाओ और ये जो है स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहां पर एनोटेशंस को रब करने वाला हूं, ठीक है। ओके, जहां पर मैं इरेज करने में जल्दबाजी करूंगा, वहां पर वीडियो को पॉज करो और फिर एनोटेशंस को स्क्रीनशॉट कर लो, राइट। ओके, नाउ यहां पर मैं रेड, ग्रीन एंड ब्लू के बारे में बता दूंगा। जो कोन सेल्स होती है ना, कोन सेल्स में एक स्पेशल चीज होती है और उसे हम कहेंगे पिगमेंट। क्या कहेंगे, पिगमेंट। दोज पिगमेंट्स आर सेंसिटिव टू दीज लाइट्स। असल में सब पिगमेंट्स का कमाल है, पिगमेंट्स आर सेंसिटिव टू डिफरेंट कलर्स, ठीक है ना। सो यहां पर इनमें पिगमेंट्स ही होते हैं, और कोन सेल्स के इन पिगमेंट्स को क्या बोलते हैं, आयोडोप्सिन्स। आयोडोप्सिन्स। पर क्या सिर्फ कोन सेल्स के पास ये पिगमेंट्स है? पिगमेंट्स तो वैसे रॉड सेल्स के पास भी होते हैं, रॉड सेल्स के पास भी पिगमेंट्स होते हैं बेटा, और उनको बोलते हैं रोडोप्सिन। पर रोडोप्सिन का हमारे पास यहां पर कोई केस नहीं है, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस, इसका कोई काम ही नहीं है, हमारा काम इससे है, आयोडोप्सिन से। हमारे पास 3 तरह के पिगमेंट्स होते हैं। एक होता है रेड पिगमेंट, दूसरा होता है ग्रीन पिगमेंट, और तीसरा होता है ब्लू पिगमेंट, राइट। ठीक है, इसको एरिथ्रोलेब भी कहते हैं, एरिथ्रोलेब इज द रेड पिगमेंट। ग्रीन पिगमेंट इसको बोलेंगे क्लोरोलेब, और यहां पर ब्लू पिगमेंट का भी नाम है, उसको बोलेंगे साइनोलेब। ये जो है ना, ये 3 पिगमेंट्स, इन्हीं का काम है। अब इसका मतलब रेड कोन सेल में हम भटक नहीं गए, थोड़ा सा ध्यान रखें, वापस आ जाएंगे कॉन्सेप्ट पे। हमें रेड कलर क्यों दिखता है? क्योंकि रेड कोन सेल्स है। रेड कोन सेल्स में ऐसा क्या है? उसमें रेड पिगमेंट है, उसका नाम है एरिथ्रोलेब। अब बेटा एरिथ्रोलेब एक पिगमेंट है, इसको बनाने के लिए हमारे पास क्या होगा? ऑब्वियसली जीन होगा। इसका मतलब गड़बड़ जीन में है, गड़बड़ जीन में है। इसका मतलब है एरिथ्रोलेब नहीं बन रहा, एरिथ्रोलेब नहीं बन रहा तो रेड पिगमेंट देखने वाला रेड कोन सेल डैमेज्ड, हमें रेड कलर नहीं दिखा। सेम इज द केस विद ग्रीन, इसको बनाने के लिए जीन चाहिए, डिफेक्ट जीन में है तो बेटा ग्रीन पिगमेंट नहीं बनेगा। ग्रीन अगर पिगमेंट नहीं बना तो हमें ग्रीन कलर नहीं दिखेगा,
और ब्लू को बनाने के लिए भी जीन होगा। अगर जीन में डिफेक्ट है तो हमें ब्लू कलर भी नहीं दिखेगा। मगर बेटा मैं पहले ही कह चुका हूं, इसका जीन एरिथ्रोलेब बनाने वाला जीन एक्स पे मौजूद है और क्लोरोलेब बनाने वाला जीन भी कहां है, एक्स पे है, लेकिन ये वाला जीन बेटा ऑटोसोम पे है। इसीलिए इसके साथ हमने सौतेली मां का सलूक किया था और इसको हमने अलग किया था। मैंने कहा था ब्लू को हम नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि हम अगर एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं तो इसको तो अलग करना पड़ेगा। समझ आया? ओके, तो ये था बैकग्राउंड ऑफ द कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस होता क्यों है? कलर ब्लाइंडनेस होता इसलिए है क्योंकि जो हमारी कोन सेल्स हैं उनमें जो आयोडोप्सिन है उसके जो डिफरेंट टाइप्स हैं, रेड पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट है, ब्लू पिगमेंट है, या एरिथ्रोलेब है, क्लोरोलेब है, या साइनोलेब है। इनमें से अगर एक पिगमेंट बनाने वाला जीन भी डिफेक्टेड है वो पिगमेंट नहीं बनेगा, और अगर पिगमेंट नहीं बनेगा हमें वो कलर नहीं दिखेगा। ओके, इसके लिए अलग एक टेस्ट आता है, इशिहारा टेस्ट कहते हैं उसको। ओके, इशिहारा टेस्ट कहते हैं उसको। ओके, आप कैसे भी इसको प्रोनाउंस कर सकते हो। इसमें क्या होता है, एक हमारे पास कार्ड होता है, उस कार्ड में डिफरेंट कलर्स के डॉट्स होते हैं और उन डॉट्स में एक नंबर लिखा होता है। अगर आपको वो नंबर दिखा मतलब आप नॉर्मल हैं, अगर आपको वो नंबर नहीं दिखा हो जो छुपा हुआ डिफरेंट कलर्स में, तो आपको एक पर्टिकुलर कलर ब्लाइंडनेस है। डिपेंड करता है कि आपको ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है, ब्लू है या रेड है। मार बेटा इसके लिए आप स्पेक्स आते हैं, इसके लिए आप स्पेक्टिकल्स आते हैं, लेकिन यूजुअली इसका इलाज कोई कराता नहीं है क्योंकि ये नॉर्मल लाइफ जीता है, ये इवन ड्राइव कर सकता है, ये सब कुछ कर सकता है। ठीक है, ओके। नाउ अब देखेंगे फाइनली इसका इनहेरिटेंस पैटर्न। बेटा अगर यहां पर एक एक्स क्रोमोसोम पे कलर ब्लाइंडनेस का जीन है, दूसरा एक्स अगर नॉर्मल है, ये होगी कैरियर फीमेल। इससे पहले ये वाले केसेस किए हैं, इसलिए आज मैं थोड़ा लीनियंट हूं इस बारे में, बिकॉज ये सब किया है हमने हीमोफीलिया में। पिछला वीडियो जरूर देखा करो। ओके, सो अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम पे कलर ब्लाइंडनेस का जीन है बेटा, ये कलर ब्लाइंड फीमेल होगी और ये नॉर्मल लाइफ जिएगी। ओके, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ये आगे बढ़ेगी और इसको हम दुनिया में देखेंगे हीमोफीलिया की तरह, इसको नहीं है। ओके, सो अगर फॉर एग्जांपल एक एक्स नॉर्मल है, एक एक्स डिफेक्टेड है और दूसरा एक्स के बदले वाई है, तो ऑर्गेनिज्म क्या है, मेल। ओके, और ये मर क्या है बेटा, कलर ब्लाइंड मेल। ये है कलर ब्लाइंड मेल। ठीक है, ये हमें याद रखना है। अब हम देखेंगे जैसा हमने पिछली बार किया था। पिछली बार क्या किया था, हमने कुछ क्रॉसेस किए थे। हम यहां पर करेंगे क्रॉस बिटवीन कैरियर फीमेल एंड नॉर्मल मेल। नॉर्मल मेल कैरियर है, इस बेचारी को भी नहीं पता कि मेरे अंदर कोई बीमारी पल रही है। कैरियर फीमेल है तो इसमें एक एक्स होगा कलर ब्लाइंड, दूसरा एक्स नॉर्मल। इसमें एक्स भी नॉर्मल, वाई भी नॉर्मल। अब यहां पर क्या होगा, ये दो तरह के गैमीट्स बनाएगी। आधे गैमीट्स में एक्स विद कलर ब्लाइंडनेस होगा, दूसरे एक्स क्रोमोसोम जो होगा, दूसरा गैमीट जो होगा उसमें नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम चला जाएगा। यहां पर भी दो तरह के गैमीट्स बनेंगे, एक गैमीट में एक्स जाएगा, दूसरे गैमीट में वाई क्रोमोसोम होगा। चलो इसको बना लेते हैं कि स्पर्म है, राइट। ओके, अब अगर इसने इसको फर्टिलाइज किए, नहीं प्रोबेबिलिटी जो आप 10th क्लास से करते आ रहे हो, अगर फॉर एग्जांपल इसका फर्टिलाइजेशन इस स्पर्म से हो गया, कॉम्बिनेशन विल बी एक्स विद कलर ब्लाइंडनेस, एक्स नॉर्मल। ये क्या होगी, कैरियर फीमेल। ये कैरियर फीमेल है। अगर इसका फर्टिलाइजेशन इसकी वजह से हो गया, एक्स विद कलर ब्लाइंडनेस, वाई इज नॉर्मल, ये बेटा होगा डिफेक्टेड मेल। यहां मैं डिफेक्टेड लिखूंगा क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस सी से लिखा जाता है। अगर मैंने यहां सी से ये लिखा तो बीच में कभी शॉर्ट फॉर्म यूज करते कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, डिफेक्टेड मेल। अगर इस एक्स ने इस एक्स को फर्टिलाइज किया, इट्स एक्स एक्स नॉर्मल फीमेल। ये नॉर्मल फीमेल है। ये एक्स एंड वाई अगर ये फर्टिलाइज हो गए, ये नॉर्मल मेल होगा। अब देखो हमें समझ क्या आया, अगर एक ही पेरेंट कैरियर है, अगर एक पेरेंट कैरियर है दूसरा नॉर्मल है, तो क्या होता है, तो ये होता है बेटा, अगर फीमेल चाइल्ड होगा 50-50 चांसेस है, या तो वो कैरियर होगी या फिर नॉर्मल होगी। मगर मेल उसमें 50-50% चांसेस है, मेल चाइल्ड में, मेल चाइल्ड या तो डिफेक्टेड होगा या फिर नॉर्मल होगा। ठीक है, मेल चाइल्ड या नॉर्मल या डिफेक्टेड, 50-50 चांसेस। लेकिन अगर फीमेल चाइल्ड होगी, फीमेल चाइल्ड में 50-50 चांसेस, या तो नॉर्मल फीमेल होगी या फिर कैरियर फीमेल होगी।
समझ आ रहा है? ओके, सो दिस इज वन ऑफ द क्रॉसेस. आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं बोर्ड रब करूंगा, मैं ये एनोटेशंस रब कर लूंगा, उसके बाद हम दूसरा क्रॉस कर लेंगे. जल्दी जल्दी में दूसरा क्रॉस. Okay, now cross between carrier female and color blind या defected male. defected male. मैंने कैरियर एंड कलर ब्लाइंड ये डिफेक्टेड क्यों लाया? क्योंकि इसके पास और इसके पास एक चीज कॉमन है, एक एक्स डिफेक्टेड है, दूसरा एक्स नॉर्मल. इसके पास एक एक्स डिफेक्टेड है, दूसरा है वाई. ओके, अगर इनकी प्रोजेनी होगी तो कैसी होगी? पहले गैमीट्स बना लेते हैं. एक्स विद कलर ब्लाइंडनेस एक्स नॉर्मल, यहां पर एक्स विद कलर ब्लाइंडनेस वाई नॉर्मल. मैं थोड़ा तेज इसलिए भाग रहा हूं क्योंकि बेटा इससे पहले ये बात हम कर चुके हैं. हीमोफीलिया में क्रॉस सेम होंगे, फर्क सिर्फ ये है कि वहां पर अगर डिफेक्टेड फीमेल थी तो आपको दिख नहीं रही थी, वहां पर आप डिफेक्टेड फीमेल का क्रॉस नहीं कर सकते थे, यहां पर आप डिफेक्टेड फीमेल का क्रॉस कर सकते हो. ओके, क्योंकि यह डिफेक्टेड फीमेल जिएगी, नॉर्मल लाइफ अटेन करेगी और सिर्फ कलर्स नहीं दिखेगी, उसका कलर चॉइस थोड़ा डिफिकल्ट होगा. ओके, सो यहां पर अगर इस गैमीट को इसने फर्टिलाइज किया, इट इज एक्स विद कलर ब्लाइंडनेस, एक्स विद कलर ब्लाइंडनेस. ये फीमेल होगी मगर डिफेक्टेड, डिफेक्टेड फीमेल, राइट. और अगर इसको इसने फर्टिलाइज किया, इट इज कलर ब्लाइंडनेस एक्स एंड वाई नॉर्मल. ये है डिफेक्टेड मेल. अभी तक सारे क्या बन गए? डिफेक्टेड, डिफेक्टेड मेल. अगर इस गैमीट को इसने फर्टिलाइज किया, इट्स एक्स विद कलर ब्लाइंडनेस एक्स नॉर्मल, इट इज कैरियर फीमेल. अभी मैंने लिख रहा था ना, ये डिफेक्टेड लिखेंगे क्योंकि यहां मैंने शॉर्ट फॉर्म सी यूज किया. कलर ब्लाइंड के लिए, कलर ब्लाइंड के लिए भी सी यूज करेंगे, कैरियर के भी सी, हो गया गड़बड़, इसीलिए डिफेक्टेड लिखा मैंने. ओके, यहां पर एक्स एंड वाई अगर ये फर्टिलाइज हो गए तो बेटा नॉर्मल मेल होगा. नॉर्मल क्या होगा? मेल. कोई नॉर्मल फीमेल आपको दिख रही है? नहीं. यहां डिफेक्टेड फीमेल है या कैरियर फीमेल है? कोई नॉर्मल मेल दिख रहा है? बिल्कुल मेल. यानी अगर फीमेल है, अगर इसका फीमेल चाइल्ड होगा, बेटा मेल डिफेक्टेड है ना, तो फीमेल चाइल्ड को तो डिफेक्ट मिल ही जाएगा. लेकिन अब अगर मदर के पास भी डिफेक्टेड अलील एटलीस्ट एक है, सोने पे सुहागा, इसको हो गया डिफेक्ट. नाउ इसका मतलब डिफेक्टेड फीमेल जो है वो आपको मिलेगी एंड कैरियर फीमेल आपको मिलेगी. नॉर्मल फीमेल के चांसेस जीरो. मे बी एग्जामिनर आपका थोड़ा सा ये चेक करना चाह रहा है कि आपका कॉन्सेप्ट कितना है, तो वो आपको बताएगा कि बेटा इफ देयर इज अ क्रॉस बिटवीन अ कैरियर फीमेल एंड अ डिफेक्टेड मेल, how much is the chances of a normal female child? They're zero. Okay, क्योंकि दो ही बच्चे हो गए, एक फीमेल जो फॉर एग्जांपल डिफेक्टेड थी, दूसरी कैरियर. चलो आगे बढ़ो, ये आया समझ. और मेल के पास कितने चांस की नॉर्मल होगा? 50% चांसेस, 50% चांस कि वो डिफेक्टेड होगा. सो 50% चांस है कि मेल बचेगा. ओके, shall I rub the annotations? I must. Okay, so take the screenshot. आगे बढ़ो, अब एक और क्रॉस कर लेंगे, एक और क्रॉस करेंगे. हमने देखा पहले एक पैरेंट नॉर्मल था, दूसरा डिफेक्टेड. अब हमने देखा एक कैरियर, दूसरा डिफेक्टेड. अब हम देखेंगे अगर दोनों डिफेक्टेड थे तो क्या होगा. अगर डिफेक्टेड फीमेल थी तो क्या होगा. बेटा ये क्रॉसेस हम सिर्फ इन्हीं दो बीमारियों में करेंगे, उसके बाद आगे वाली डिजीज में हम ये क्रॉसेस नहीं करेंगे क्योंकि वहां पर सिलेबस में मेंशन है इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया, राइट. तो डिफेक्टेड फीमेल का अगर हम देखेंगे, इसके दोनों एक्स क्रोमोसोम क्या है? डिफेक्टेड. और अगर डिफेक्टेड मेल का देखेंगे, एक्स डिफेक्टेड है, वाई क्या है? नॉर्मल. और ठीक है ना बेटा. ओके, अब देखो यहां पर जब गैमीट्स बनेंगे, यहां पर एक्स विद कलर ब्लाइंडनेस, एक्स विद कलर ब्लाइंडनेस. यहां जब गैमीट्स बनेंगे, देयर इज एक्स विद कलर ब्लाइंडनेस और दूसरा गैमीट विद वाई, वाई इज नॉर्मल. अगर मुझे आपको ये भी बोलना पड़े ये गैमीट दो तरह का बनाएगा, होमोजाइगस गैमीट है, तो ये इतना ज्यादा परेशानी होगी कि मुझे 10 घंटे तक एक ही कॉन्सेप्ट पे पढ़ा रहना पड़ेगा. ओके, क्योंकि आप 12th में हैं तो आपने ये तो डिटेल में पढ़ा होगा. ओके, नाउ यहां पर अगर हम क्रॉसेस बनाएंगे, ये फीमेल का जो गैमीट है एग और ये है जो स्पर्म, ये अगर आपस में क्रॉस हो गए तो बेटा अगर ये फर्टिलाइज हो गए तो कॉम्बिनेशन बनेगा एक्स विद कलर ब्लाइंडनेस, एक्स विद कलर ब्लाइंडनेस. अभी देखो इसमें क्या होगा. अब अगर इसको फर्टिलाइज किया फिलहाल इसने,
ओके तो कॉम्बिनेशन बनेगा X विद कलर ब्लाइंडनेस Y नॉर्मल। बेटा ये मुझे आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है कि ये डिफेक्टेड फीमेल है, और जो सोच रहे थे ना इसने नहीं लिखा ओके ये डिफेक्टेड फीमेल है, क्योंकि इतना बताने की जरूरत क्या है अब। ओके नाउ ये जो है ये डिफेक्टेड मेल है, क्या है, डिफेक्टेड मेल है। ओके अगर इस गैमीट को इसने फर्टिलाइज किया तो बेटा X विद कलर ब्लाइंडनेस, X विद कलर ब्लाइंडनेस, राइट, ये भी क्या होगी, डिफेक्टेड फीमेल, डिफेक्टेड फीमेल, यहां कोई बचेगा ही नहीं। ओके और यहां पर अगर इसको इसने फर्टिलाइज किया X विद कलर ब्लाइंडनेस, Y विद नॉर्मल, ओके Y के पास तो ये जीन है ही नहीं ऑब्वियसली। ओके ये होगा डिफेक्टेड मेल, डिफेक्टेड मेल। बेटा बताइए प्रोजिनी में 100% कलर ब्लाइंडनेस मिला कि नहीं, 100% कलर ब्लाइंडनेस, क्योंकि जब बाप भी और मां भी दोनों ही कलर ब्लाइंड होंगे बेटा, तो दोनों कलर ब्लाइंडनेस होने का मतलब यह है कि प्रोजिनी 100% कलर ब्लाइंड होगी। तो आपको अगर क्वेश्चन आए किस कंडीशन में all the progeny, whole the progeny will be color blind, वो तब होगा जब दोनों पेरेंट्स क्या होंगे, डिफेक्टेड। ओके सो चलो आगे बढ़ेंगे। ये हो गया हमारा कलर ब्लाइंडनेस का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर। अब एक और इंटरेस्टिंग बीमारी, अब जो हम पढ़ रहे हैं ना ये एक्स लिंक्ड नहीं है, अब हम आ गए ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स पे, ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स पे। ऑटोसोमल डिसऑर्डर का मतलब डिसऑर्डर अब भी है, प्रॉब्लम अब भी है, लेकिन वो भी जीन में है, लेकिन वो जीन कहां पे है वो प्रॉब्लम है। ये जीन अभी एक्स पे नहीं है, ये जीन अभी वाई पे नहीं है, ये जीन अभी PAR1 या PAR2 ऑफ एक्स एंड वाई पे नहीं है। तो ना ये एक्स लिंक्ड है, ना ये वाई लिंक्ड है, ना ये एक्स वाई लिंक्ड है। और एक्स लिंक्ड के बारे में आपको एक बात बता दूं, एक्स लिंक्ड के बारे में एक बात और जो मैंने कही थी, अब मैं रिवाइज कर रहा हूं ये बात। मैंने कहा था एक्स लिंक्ड डिजीजेस का जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है जिससे आप इसको पहचानोगे, इसमें होता है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, जी नहीं बढ़ता एक एक पॉइंट बोल के, सोचता हूं कि ये पॉइंट अगर रह गया तो इनको एग्जाम में प्रॉब्लम हो सकती है। सोच सोच के मैं बता रहा हूं आपको, और चुन चुन के मैं कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में ला रहा हूं सो दैट आपको कोई गड़बड़ ना हो एग्जाम में। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस एक बार बताया था, फिर रिपीट कर रहा हूं। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस किस में दिखेगा, एक्स लिंक्ड में। और अगर वाई लिंक्ड डिजीज होगी तो बेटा ये सिर्फ मेल्स में होगी। किस में होगी, मेल्स में होगी, ठीक है ना। ओके अब देखें एक्स वाई सॉरी ऑटोसोमल डिजीज जो हम अब पढ़ रहे हैं। ऑटोसोमल डिजीज में क्या होता है, इसमें मेल या फीमेल का कोई केस नहीं होता, ये मेल में और फीमेल में इक्वल प्रेजेंट होगा। अगर मां की और बाप की अलील्स में कोई डिफेक्ट है और फिर अगर आप बेबी को देखोगे उसका बेबी मेल होगा या फीमेल होगा, सो उसमें इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स कैन बी इफेक्टेड। ये बात आपको समझ में नहीं आएगी जब तक आप पेडिग्री नहीं पढ़ेंगे। तो आगे हम पेडिग्री इंशाल्लाह पढ़ने वाले हैं, फिलहाल शॉर्ट में निपटा लेंगे ये वाली बीमारी भी। ओके देखो ऑटोसोमल है तो बेटा जीन किधर है, ऑटोसोम पे। अब मैं इतना रिलैक्स हूं कि आपने इतने क्रॉसेस पढ़ा लिए, आपको तो कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा कि बीमारी इनहेरिट कैसे करती है। कुछ चीजें मुझे बतानी है, बाकी बेसिक्स तो हो गया। ओके ये बीमारी जो है सिकल सेल एनीमिया, पहली बीमारी जो हम बात कर रहे हैं। सिकल सेल एनीमिया क्या है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। रिसेसिव पढ़ाने के लिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने कितना आपको बताया था रिसेसिव क्यों। ऑटोसोमल का मतलब बेटा ये जीन ऑटोसोम पे है, सेक्स क्रोमोसोम पे नहीं है। रिसेसिव इसका मतलब ये बीमारी जो बिहेव करेगी एज अ रिसेसिव एलील, अपने आप को हेटेरोजाइगस कंडीशन में ये एक्सप्रेस नहीं करेगी। थोड़ी देर बाद डिक्लेयर हो जाएगा, ये थोड़ी देर बाद आपको समझ में पूरी तरह से आ जाएगा। विच इज अ बिट कॉम्प्लेक्स इन टर्म्स ऑफ इट्स एक्सप्रेशन। हाँ बेटा इसमें बवाल हो सकता है। ओके इसमें बवाल हो सकता है। बवाल क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें डिबेट्स में लग जाते हैं। डिबेट ये कुछ कहते हैं कोडोमिनेंट है, कुछ कहते हैं रिसेसिव है, कुछ कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंट है। अब जो बोल रहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, बाकी इसको खींच रहा है क्या कैसे बोल रहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके तो इसका मतलब ये है इसमें बहुत सारा डिबेट है, मगर आप क्या याद रखेंगे, आप याद रखेंगे फिलहाल ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। क्यों याद रखेंगे, क्योंकि इसकी एक्सप्रेशन में गड़बड़ है। गड़बड़ क्यों है, देखो ये लाइन गौर से सुनना। फॉर इंस्टेंस इट शोज इनकम्प्लीट डोमिनेंस एट आरबीसी लेवल। आरबीसी लेवल पे इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखेगा एंड कोडोमिनेंस एट हीमोग्लोबिन लेवल। अगर मैं हीमोग्लोबिन लेवल पे देखूंगा तो ये कोडोमिनेंट है।
क्या है, एक जीन या तो डोमिनेंट होगा या रिसेसिव होगा या कोडोमिनेंट होगा या फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंट होगा। ये क्या है कि ये रिसेसिव भी है, कोडोमिनेंट भी है और इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी है, कैसे हो सकता है? थोड़ा सा सब्र रखें। देखो मैंने यहां पर ये बात लिखी है, कहीं मेरे जहन से ना निकल जाए बोलने से पहले, ओके, इसलिए मैंने ये लिखी है प्रॉपर। इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है, पहले होमोजाइगस हेट्रोजाइगस क्लियर हो जाए। बेटा हमारे पास अगर एक अलील में सिकल सेल एनीमिया है, ओके, दैट विल बी कॉल्ड एज HbS, क्योंकि हीमोग्लोबिन रिलेटेड ही डिजीज है। थोड़ी देर में समझा लूंगा हीमोग्लोबिन का इसके साथ क्या लेना देना, थोड़ी देर में समझाऊंगा प्लीज, ओके। अगर ये हीमोग्लोबिन S HbS का अलील है, मींस ये सिकल सेल अलील है, ये डिफेक्टेड अलील है। क्या है बेटा? डिफेक्टेड अलील विद सिकल सेल एनीमिया। और दूसरा अलील अगर है HbA, ओके, यानी नॉर्मल अलील। क्या है बेटा? नॉर्मल अलील। अगर किसी इंसान में ये कॉम्बिनेशन बन गई, उस इंसान में क्या कॉम्बिनेशन बन गई? HbS HbA। बेटा ये क्या है फिर? ये है फिर हेट्रोजाइगस कंडीशन। हेट्रोजाइगस कंडीशन, हेट्रोजाइगस कंडीशन। अगर बेटा यहां पर HbS HbS होगा, होमोजाइगस कंडीशन, HbA HbA होमोजाइगस कंडीशन। बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको तो हेट्रोजाइगस समझ में आ गया। नाउ इन हेट्रोजाइगस कंडीशन जिसमें एक अलील होगा HbA नॉर्मल, दूसरा होगा HbS दैट इज सिकल सेल्ड। इसको सुपरस्क्रिप्ट लिखना होता है, यहां पर सुपरस्क्रिप्ट आया नहीं है तो A को HB के ऊपर लिखना है, S को HB के ऊपर लिखना, ठीक है, ओके। सम ऑफ द RBCs बिकम सिकल शेपर्ड अंडर द लो ऑक्सीजन लेवल। जब इसमें लो ऑक्सीजन लेवल होगा, जब ऑक्सीजन की कमी होगी, या तो ये हाई ऑल्टीट्यूड पे चला गया या कुछ और इसने किया कि जहां पर ये इस वक्त मौजूद है वहां पर ऑक्सीजन का लेवल कम है, तो उस वक्त क्या होगा? इसके कुछ RBCs सिकल शेपर्ड बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? सिकल शेपर्ड। बीमारी का कैरेक्टरिस्टिक ये है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया को सिकल सेल एनीमिया बोलते ही इसलिए है क्योंकि इसमें आरबीसी बाइकॉन्केव जहां होनी चाहिए थी वहां पर ये सिकल शेपर्ड है। तो यहां पर क्या हुआ इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, ये मैंने पहले लिखा, इससे पहले कि मैं बीमारी को आपके पास इंट्रोड्यूस करूं मैंने पहले यही बात लिखी सो दैट मेरे जहन से निकल ना जाए। सो सिकल शेपर्ड बन जाती है इसकी आरबीसी, मगर कब? नॉर्मल कंडीशन में नहीं। जब क्या होगा? जब लो ऑक्सीजन लेवल होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी तो इसके कुछ सेल्स आरबीसीज बनेंगे सिकल शेपर्ड, जबकि मोस्ट ऑफ द आरबीसीज जो वो नॉर्मल होंगे। सो नॉर्मल आरबीसीज भी हैं और सिकल शेपर्ड आरबीसीज भी हैं। सो एट द आरबीसी लेवल दोनों एलील्स जो हैं वो क्या हो गए? ओके, विच कैन बी कंसिडर्ड एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सो इनकम्प्लीटली दोनों चीजें डोमिनेंट हो गई, कोई भी ना HbA ना HbS आपको आरबीसी लेवल पे फुल्ली डोमिनेंट दिखेगा, ठीक है, ये बुक लिखती है। ओके, नाउ एट मॉलिक्यूलर लेवल, अगर मॉलिक्यूलर यानी अगर आप हीमोग्लोबिन को निकाल के देखोगे, हीमोग्लोबिन को, तो आपको दोनों तरह के हीमोग्लोबिन मिलेंगे इस इंसान में। हीमोफिलिक या जो सिकल सेल एनीमिक आदमी होता है, अगर इसमें हेट्रोजाइगस कंडीशन है, HbA HbS होता है तो ये कैरियर है, ये कैरियर है, हीमोफिलिक नहीं है, ये सॉरी सिकल सेल एनीमिक नहीं है, सिकल सेल एनीमिक बंदा नहीं है, ये नॉर्मल है मगर है ये कैरियर, इसके अंदर बीमारी छुपी है। उसका ब्लड निकालो, उसका हीमोग्लोबिन निकालो, उसके अंदर दो हीमोग्लोबिन होंगे, एक हीमोग्लोबिन विद सिकल सेल एंड दूसरा हीमोग्लोबिन जो है वो नॉर्मल होगा, यानी HbS means the hemoglobin which is defective hemoglobin and HbA means the normal hemoglobin। दोनों आपको उसमें दिखेंगे। तो पता क्या चला? पता चला HbA वाला एलील भी एक्सप्रेस हुआ है, HbS वाला एलील भी एक्सप्रेस हुआ है। ये हो गई कोडोमिनेंस। क्या हो गई? कोडोमिनेंस, राइट, ये है कोडोमिनेंस, ठीक है, ओके। Now, इससे पहले क्या थी? इससे पहले यह थी कि नॉर्मली कौन सा एक्सप्रेस हो रहा था? नॉर्मली एक्सप्रेस हो रहा था नॉर्मल आरबीसीज वेर प्रेजेंट, बट एट द लो ऑक्सीजन लेवल वहां पर कौन आ गए थे? सिकल सेल्स आ गए थे या सिकल शेपर्ड आरबीसीज आ गए थे। मगर दोनों में से कोई भी एलील कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं था, उसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस लिखेंगे। इसलिए मैंने कहा इसकी जो इनहेरिटेंस है या इसकी जो एक्सप्रेशन है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, वो थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल है, थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है। लेकिन अगर हम लिखेंगे ऑटोसोमल रिसेसिव, हमें कोई नुकसान इसमें है नहीं, राइट। सो ऑटोसोमल रिसेसिव लिखेंगे, हमें कोई नुकसान नहीं है। तो ऑटोसोमल रिसेसिव में कौन सी बीमारी आएगी? सिकल सेल एनीमिया। अब पहले मैं बात करूंगा सिकल सेल एनीमिया होता क्या है। सिकल सेल एनीमिया होता क्या? एनोटेशंस में रब कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए अगर आप चाहेंगे। अगर मैं इसके आड़े आ रहा हूं तो पॉज कीजिए वीडियो
ओके ओके, सो ये पूरा डिटेल हमने समझ लिया कि इसकी जो इनहेरिटेंस है, यानी पहली लाइन, आप पहली लाइन क्या लिखते हो, बीमारी ऑटोसोमल है क्या, एक्स लिंक्ड है, रिसेसिव है कि डोमिनेंट है, उस एक ही लाइन में इतना सारा कॉन्सेप्ट था कि वो हमें इतने टाइम से हम पढ़ रहे हैं। ओके, सो अब ये इनहेरिटेंस ऑफ हीमोग्लोबिन पहले देखेंगे। इससे पहले कि हम बीमारी क्या है, इसमें क्या होता है, उससे पहले हीमोग्लोबिन कैसे एक्सप्रेस होता है या हीमोग्लोबिन कैसे बनता है। सबसे पहले हीमोग्लोबिन है क्या। हीमोग्लोबिन में दो पार्ट्स हैं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, उतना ही बता रहा हूं जितना जरूरी है इस वक्त। सो इसमें एक हीम पार्ट होता है। हीम पार्ट इज द आयरन कंटेनिंग पार्ट। हीमोग्लोबिन में एक आयरन कंटेनिंग पार्ट है जिसको आप हीम बोलते हो, और इसमें 4 प्रोटीन चेन्स है। क्या है बेटा, 4 प्रोटीन चेन्स। इनमें 2 प्रोटीन चेन्स अल्फा होंगी और 2 बीटा। 2 अल्फा चेन्स, 2 बीटा चेन्स, राइट। ओके, सो इसका मतलब दिस इज अल्फा चेन, फॉर एग्जांपल दिस इज अल्फा चेन, दिस इज बीटा चेन, दिस इज बीटा चेन। समझ आया। सो देयर आर 2 अल्फा चेन्स, 2 बीटा चेन्स। अल्फा चेन में ऑलमोस्ट 141 अमीनो एसिड्स होते हैं, 141 अमीनो एसिड्स होते हैं। एंड अगर देखा जाए बी चेन में 146 अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, सो इसका मतलब अल्फा और बीटा। अभी कोई बोलेगा कि सर हमने तो डेल्टा भी सुना है, हमने तो गामा भी सुना है। हाँ बिल्कुल वो भी होता है, लेकिन हमारा जो 97% हीमोग्लोबिन होता है एडल्ट्स में, उसमें 2 अल्फा चेन्स, 2 बीटा चेन्स, ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन हमारा है। फिर 3% ऑफ आर हीमोग्लोबिन, बेटा हमारा 3% जो हीमोग्लोबिन का है, जहां पर जगह होगी वहां पर मैं लिखना चाहूंगा। इसको थोड़ा सा रब करूं क्योंकि मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए इस कॉन्सेप्ट को लिखने के लिए। ओके, देखो इसमें क्या है, मैंने कहा इसमें सबसे पहले हमारे पास एक हीमोग्लोबिन है जो 97% हमारे पास होता है, उसमें 2 अल्फा चेन्स होंगी और 2 बीटा चेन्स होंगी। एंड दिस अल्फा एंड बीटा, ये चारों चेन किसकी है, प्रोटीन की, इसको बोलते हैं ग्लोबिन पार्ट। हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन में 2 पार्ट्स होते हैं, one is the heme part containing iron and another is the globin part which is containing the 4 protein chains, polypeptide chains, 2 alpha chains, 2 beta chains normally। मगर अगर 3% ऑफ द हीमोग्लोबिन देखें, उसमें थोड़ा सा गड़बड़ होती है। क्या होती है, उसमें थोड़ी सी गड़बड़ होती है। उसमें 2 अल्फा चेन्स तो होती हैं मगर 2 बीटा चेन्स नहीं होती हैं, राइट। उसमें 2 डेल्टा चेन्स होती हैं। ओके, और अगर फीटल हीमोग्लोबिन देखेंगे उसका केस अलग है। ओके, सो लेकिन अगर मैं अभी आपको इतना सब कुछ बता दूंगा तो ये गड़बड़ हो जाएगी आप, क्योंकि ये थैलासीमिया, ये सिकल सेल एनीमिया वाला कॉन्सेप्ट, इसमें इतनी डिटेल नहीं चाहिए, थैलासीमिया में चाहिए। तो थैलासीमिया में वापस आएंगे इस कॉन्सेप्ट पे। सो बेटा यहां पर हीमोग्लोबिन की अल्फा चेन्स, बीटा चेन्स या डेल्टा चेन्स या गामा चेन्स, इनको रेगुलेट करना है। अगर हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन्स और 2 बीटा चेन्स हैं तो बेटा मुझे कौन कौन सा जीन चाहिए, मुझे चाहिए अल्फा चेन बनाने वाला जीन और बीटा चेन बनाने वाला जीन। हीमोग्लोबिन अल्फा चेन बनने के लिए 2 जीन्स हैं। हीमोग्लोबिन अल्फा चेन बनने के लिए कितने जीन्स हैं, 2। एक को बोलते हैं हीमोग्लोबिन A1 HbA1, दूसरे को बोलते हैं HbA2। ठीक है, HbA1 की कितनी कॉपीज होंगी, 2 होंगी, क्योंकि ये होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। इसका मतलब ये क्रोमोसोम नंबर 16 है और ये भी क्रोमोसोम नंबर 16 है। ठीक है, तो होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम नंबर 16, तो इसमें होगा HbA1 HbA2। तो कितने एलील्स हैं टोटल, 4 एलील्स टोटल हैं, जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, अल्फा चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इनसे बनेगा अल्फा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, जो बनाएगा ग्लोबिन पार्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन। ओके, सो चलो आगे बढ़ो। नाउ हीमोग्लोबिन बीटा चेन बनने के लिए जो जीन रेस्पॉन्सिबल है उसको बोलते हैं HBB। ये क्रोमोसोम नंबर 11 पे होता है। किस पे होता है, क्रोमोसोम नंबर 11 पे। सो क्रोमोसोम नंबर 11 ऑटोसोम, क्रोमोसोम नंबर 16
ऑटोजोम। सो ऑटोजोम पे ही था हीमोग्लोबिन अल्फा चेन का जीन, एंड हीमोग्लोबिन बीटा चेन का जीन भी किधर है? ऑटोसोम पे है, क्रोमोसोम नंबर 11 पे। और अभी मैंने डेल्टा एंड गामा बोला, अभी मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन देखो अल्फा एंड बीटा एंड ये तो डिस्कस हो गया, जो डेल्टा एंड गामा है उनका जीन भी किधर होता है? हीमोग्लोबिन डेल्टा चेन के लिए जीन होता है ऑन द क्रोमोसोम नंबर 11, हीमोग्लोबिन गामा चेन के लिए भी जीन किधर होता है? क्रोमोसोम 11 पे, राइट। सो क्रोमोसोम 11 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रोमोसोम 11 पे हीमोग्लोबिन अल्फा का जीन है, सॉरी हीमोग्लोबिन बीटा का जीन है, हीमोग्लोबिन डेल्टा का जीन है, हीमोग्लोबिन गामा का जीन है, एंड क्रोमोसोम नंबर 16 पे सिर्फ अल्फा का जीन है। चलो इसको छोड़ो, क्योंकि अल्फा में अभी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन के बीटा चेन में प्रॉब्लम है। हीमोग्लोबिन के बीटा चेन में क्या प्रॉब्लम है वो बताऊंगा। हीमोग्लोबिन के बीटा चेन में क्या प्रॉब्लम है, मैं एनोटेशंस को रब करूंगा पहले, अगेन एनोटेशंस को रब करेंगे सो दैट हमारे लिए थोड़ी जगह बचेगी, और थोड़ी जगह बचने के बाद यहां पर आपको बताया जाएगा कि प्रॉब्लम कहां पर थी और क्यों थी। ओके देखो, मुझे 4 चेन्स चाहिए, 2 अल्फा चेन चाहिए, 2 बीटा चेन चाहिए। सिकल सेल एनीमिया में अल्फा चेन नॉर्मल है, दूसरी अल्फा चेन भी क्या है? एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की नॉर्मल, मगर ये जो बीटा चेन है इसमें गड़बड़ है। बीटा चेन में नंबर 1 बीटा चेन मतलब प्रोटीन, प्रोटीन मतलब किनका बना हुआ? अमीनो एसिड्स का। इसमें अमीनो एसिड नंबर 1 नॉर्मल, नंबर 2 नॉर्मल, नंबर 3 नॉर्मल, नंबर 4 नॉर्मल, नंबर 5 नॉर्मल, नंबर 6 प्रॉब्लम। नंबर 6 जो है ये अमीनो एसिड, जो 6th अमीनो एसिड यहां पे था, कुछ था से फॉर एग्जांपल एक्स, ये रिप्लेस हो गया विद समवन एल्स। 6th अमीनो एसिड ऑफ बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन का जो 6 अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड नंबर 6, वो होना चाहिए था ग्लूटामेट, वो होना चाहिए था ग्लूटामेट। इट इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन, इट्स रिप्लेस्ड बाय वैलिन। सारे 146 अमीनो एसिड्स नॉर्मल, मगर 6th अमीनो एसिड कुछ था ग्लूटामेट, निकल गया, यहां वैलिन आ गया, रिप्लेस हो गया। उस रिप्लेसमेंट की वजह से हो गई बीमारी। बीमारी क्या होगी? बीमारी होगी ये जो हीमोग्लोबिन है ना, ये डिस्टॉर्ट होगा, या ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन नहीं है, डिफेक्टेड हीमोग्लोबिन है। इसकी वजह से जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन थोड़ा डाउन होगा, तो ये हीमोग्लोबिन की वजह से, डिफेक्टेड हीमोग्लोबिन की वजह से जो आरबीसी है वो डिस्टॉर्ट होके सिकल सेल्ड बनेगी। क्या बनेगी? सिकल सेल बनेगी, यानी सिकल शेप्ड आरबीसी बनेगी। आरबीसी का नॉर्मल शेप क्या था? ये था बेटा जिसको हम बोलेंगे बाइकॉनकेव, इन्यूक्लिएटेड, आप जानते हो ना। हाँ, मगर यहां पर बाइकॉनकेव है क्या? नहीं, यहां पर सिकल शेप बन गया। सो सिकल शेप बन गया आरबीसी, तभी बीमारी को नाम पड़ गया सिकल सेल एनीमिया। एनीमिया इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली यहां पर हीमोग्लोबिन डाउन होगा, यहां पर हीमोग्लोबिन का लेवल डाउन होगा, यहां पर आरबीसी काउंट कम होगा। ओके, क्योंकि आरबीसी जो है वो मर रही है, देयर इज शॉर्ट स्पेन ऑफ आरबीसी। ओके, तो आरबीसी फटाफट से मर रही है, और बल्कि सिकल शेप्ड बन रही है। सिकल शेप्ड आरबीसी का प्रॉब्लम क्या है? सिकल शेप्ड आरबीसी ये जब छोटी वेसल्स में, आर्टेरियोल्स में, वेनोल्स में जाएगी, तो इनको ये बंद करेगी, ब्लॉक करेगी, तो उसकी वजह से कोई भी ऑर्गन फेल हो सकता है, तो ऑर्गन फेलियर हो सकता है इसमें, राइट। सो या इवन कुछ और भी सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती है, इसमें डेथ हो सकती है, राइट। सो इसका मतलब सिकल सेल एनीमिया वो एनीमिया है या वो बीमारी है जिसमें हीमोग्लोबिन टारगेटेड है, हीमोग्लोबिन का बीटा चेन डिफेक्टेड है। डिफेक्ट क्या है? ग्लूटामेट इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन एट द पोजीशन 6 ऑफ द बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो उसकी वजह से क्या होगा? जो आरबीसी है वो नॉर्मल नहीं है, बल्कि वो सिकल शेप्ड बनेगी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे यहां पे मैंने एक जीन को लाया है, इस जीन को मैंने यहां पर कंप्लीटली इसका जो सीक्वेंस बनाया। ओके, सो ये इस जीन का सीक्वेंस है। किस जीन का? ये है सीक्वेंस ऑफ द जीन दैट कोड्स फॉर बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। क्या मैंने पूरा जीन यहां पे लिखा है? नो, मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 अमीनो एसिड्स का मैंने यहां पर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बनाया है। 7 अमीनो एसिड्स के लिए जो ट्रिपलेट कोडॉन्स होंगे, उतने ही ट्रिपलेट कोडॉन्स को मैंने बोर्ड पे लिखा है। ओके,
सो इस जीन की जो सीक्वेंस है इसमें यह है फॉर एग्जाम्पल लीडिंग स्ट्रैंड। अब ये मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला लीडिंग स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड, क्योंकि बॉटनी में तो यही सारा काम है ना। बॉटनी में आपने जेनेटिक्स में यही सब तो पढ़ा है, लीडिंग स्ट्रैंड क्या है, लैगिंग स्ट्रैंड क्या है। जब आपने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था आपको पता है ट्रांसक्रिप्शन में कौन सा स्ट्रैंड कॉपी होता है, और जो mRNA होता है उसकी सीक्वेंस किससे हूबहू मिलती है, लीडिंग स्ट्रैंड से मिलती है कि लैगिंग स्ट्रैंड से मिलती है। थोड़ा इसमें भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन इसको मैं डिलिबरेटली इतना ज्यादा डिटेल में नहीं खींचूंगा, ठीक है। ओके, नाउ देखो इसकी सीक्वेंस क्या है लीडिंग स्ट्रैंड की, GTG CAC CTG ACT CCT GAG GAG नॉर्मल है, राइट। ओके, अब फॉर एग्जांपल इसका जो लैगिंग स्ट्रैंड होगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री है तो G की जगह पर C होगा, T की जगह पर A होगा, C G T वगैरह, ये तो सारा कुछ आपको बोर्ड पे दिख ही रहा है। इसका मतलब ये बन गया DNA का सीक्वेंस। अब मुझे बनाना है एक मैसेंजर RNA, जो मुझे मैसेंजर RNA बनाना है उसकी सीक्वेंस कॉपी करेंगे लैगिंग स्ट्रैंड से, मगर इसकी जो सीक्वेंस होगी वो हूबहू मिलती होगी किसके साथ, लीडिंग स्ट्रैंड के साथ। मगर प्रॉब्लम यह है यहां पर mRNA में T यानी थाइमिन नहीं होता, इसकी जगह पर यूरेसिल होता है। बाकी सारी सीक्वेंस यही नीचे आपको लिखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर पहला सीक्वेंस CAC था, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा mRNA दैट इज GUG, बन गया पहला कोडॉन। क्या बन गया, पहला ट्रिपलेट कोडॉन। एंड द GUG कोड्स फॉर वैलिन, इट कोड्स फॉर वैलिन, बन गया पहला अमीनो एसिड वैलिन। यानी जब फॉर एग्जांपल आपके राइबोसोम को पता चलेगा कि यहां पहला कोडॉन GUG है, वो मंगवाएगा वैलिन फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। ओके, अब दूसरा कोडॉन यहां पर GTG था, उसका कॉम्प्लीमेंट्री बन गया कोडॉन mRNA का CAC, क्या बन गया, CAC, और CAC कोड्स फॉर हिस्टडीन, इट कोड्स फॉर हिस्टडीन। देन थर्ड कोडॉन CUG, it codes for leucine. Okay, then there is another codon ACU, it is for threonine, threonine. And next codon, fifth one CCU, it is for proline, it's for proline, right? And sixth codon GAG, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको याद रखना है। यहां पर क्या था, GAG, और इसका जो mRNA बनेगा हूबहू होगा GAG, एंड इट इज फॉर ग्लूटामेट। बेटा इसी में गड़बड़ है, ग्लूटामेट। और बेटा सेवंथ वन सेम है, ये भी क्या है, ग्लूटामेट। अब होता क्या है, म्यूटेशन कौन सी हो रही है, यहां पर होगी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। देखो वो क्या है, यहां पर ए था ना नॉर्मल, ये तो नॉर्मल जीन है, नॉर्मल जीनोटाइप और नॉर्मल फिनोटाइप, दैट इज द नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन द प्रोटीन, ठीक है ना। नॉर्मल जीन, नॉर्मल mRNA, नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन द प्रोटीन, ठीक है। अब देखो गड़बड़ क्या है, गड़बड़ ये है, ये जो सिक्स्थ वाला जो न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट है, न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट जो यहां पर ये वाला है GAG, इसमें जो बीच वाला A है इट इज रिप्लेस्ड बाय T। अब यहां पर T आ गया तो T की जगह पर नीचे कॉम्प्लीमेंट्री कौन आएगा, ये A आएगा। अब आप यहां पर कोडॉन बनाओ, मैंने कहा कोडॉन को हम बनाते हैं फ्रॉम लैगिंग स्ट्रैंड, मगर कोड ये जो mRNA जो है, mRNA को हम बनाते हैं फ्रॉम लैगिंग स्ट्रैंड, मगर mRNA की कॉपी, mRNA का जो सीक्वेंस है वो हूबहू कॉपी होती है किसके साथ, लीडिंग स्ट्रैंड के साथ। दैट मींस अगर यहां पर T है, यहां पर भी T का ही एक होना चाहिए ना, यानी इसमें T नहीं होता, U होता है। अभी मैंने पहली बार समझाया था, थाइमिन की जगह पर यूरेसिल लिखना है। सो यहां पर दैट मींस टेक्निकली T आएगा, मगर T तो mRNA में होता नहीं, तो क्या आएगा, GUG। तो कोडॉन बन गया था GAG, पहले बन गया था GAG, दैट वाज फॉर ग्लूटामेट, मगर यहां पर बन गया कोडॉन GUG। जब कोडॉन GUG बन गया, दो स्टेप पीछे आइए, GUG कोड्स फॉर व्हाट, इट कोड्स फॉर वैलिन। यहां पर ये रिप्लेस हो जाएगा और यहां पर आएगा वैलिन। इतना सा काम है,
इतने से वाकये का चर्चा बहुत हुआ। यानी कहने का मतलब है ये छोटा सा मामला है, एक न्यूक्लियोटाइड जो आपको दिखेगा क्या, मतलब न्यूक्लियस नहीं दिखेगा, और न्यूक्लियस के अंदर इतना डीएनए में इतना छोटा सा पार्ट, ओके, एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हो गया, रिवर्स हो गया, चेंज भी कहां, यहां पर ए इधर था, टी इधर था, ये रिवर्स हो गया, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या हुआ, यहां पर कोडॉन बदल गया, कोडॉन GAG था GUG बन गया। नाउ इट वाज प्रीवियसली कोडिंग फॉर ग्लूटामेट, इट इज नाउ कोडिंग फॉर वैलिन आ गया, मामला खत्म। क्या, मैं समझाऊंगा। इसका मतलब बेटा ये जो बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन नहीं है, ये अब नॉर्मल नहीं है, ये अब नॉर्मल नहीं है। इसकी वजह से होगा ये कि हीमोग्लोबिन डिस्टेबलाइज होगा, डिस्टेबलाइज होने के बाद जब ऑक्सीजन का थोड़ा सा लेवल कम होगा तो ये, अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन है, होमोजाइगस कंडीशन में तो नॉर्मली ऐसा होगा कि क्या होगा, इस पेशेंट में थोड़ा सा भी अगर नीड ऑक्सीजन की बढ़ गई तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से यहां पर जो हीमोग्लोबिन है उसकी वजह से डिस्टॉर्शन होगी आरबीसी में, और डिस्टॉर्शन जो होगी उसकी वजह से आरबीसी सिकल शेप्ड बन जाएगी। खत्म। तो अब इसका मतलब यह है कि सिकल सेल एनीमिया का कॉन्सेप्ट हमारी समझ में अच्छी तरह से आया। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट यह है बेटा कि सिकल सेल एनीमिया में एनीमिया ही होता है, आरबीसी कम होता है, हीमोग्लोबिन डाउन होता है, ओके। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो क्रक्स ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ द पर्टिकुलर डिजीज है वो इसलिए है क्योंकि बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन में डिफेक्ट है। मगर बेटा आप मुझे बताइए, हीमोग्लोबिन बीटा चेन बनी बराबर? हाँ बराबर, 146 अमीनो एसिड्स बन गए, बिल्कुल। तो क्वांटिटी में कोई डिफिकल्टी आ गई? नहीं, क्वांटिटी में तो कोई डिफिकल्टी नहीं है, पर क्वालिटी में डिफिकल्ट है या डिफिकल्टी है, ये क्वालिटी में प्रॉब्लम है, क्वालिटी में प्रॉब्लम है। सो क्वालिटी में अगर प्रॉब्लम है, ऐसी बीमारी को हम बोलेंगे क्वालिटेटिव प्रॉब्लम, क्वालिटेटिव या क्वालिटेटिव डिफेक्ट। सो इट्स अ क्वालिटेटिव डिफेक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। क्वालिटेटिव डिफेक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन का मतलब हीमोग्लोबिन की क्वालिटी में फर्क आ गया। क्वालिटी क्या? वहां पर 6 अमीनो एसिड आना चाहिए था, ग्लूटामेट आ गया वैलिन। आगे बढ़ो। नेक्स्ट डिजीज जो ऑटोसोमल ही है, ये थैलासीमिया है। थैलासीमिया असल में इसको थैलासीमिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपने मेडिटेरेनियन सी का तो नाम सुना होगा। मेडिटेरेनियन सी का नाम अगर आपने सुना है, उसके आस पड़ोस वाले एरियाज में यह बीमारी पहली बार देखी गई थी, तो इसका नाम ही इसी तरह से रखा गया था, थैलासीमिया। इट इज इंडिकेटिंग द मेडिटेरेनियन एरिया, ओके। नाउ इस थैलासीमिया में क्या होता है? थैलासीमिया इज ऑल्सो हीमोग्लोबिन रिलेटेड डिजीज। ब्लड रिलेटेड डिजीज हमने कितनी पढ़ी? हीमोफीलिया क्या था? इट वॉज फेलियर ऑफ ब्लड कोगुलेशन। नाउ अगर देखेंगे सिकल सेल एनीमिया, इट इज ब्लड रिलेटेड, हीमोग्लोबिन रिलेटेड डायरेक्टली, ओके। अगर ये देखेंगे फॉर एग्जांपल थैलासीमिया, हीमोग्लोबिन रिलेटेड। अब हीमोग्लोबिन जो है उसमें है ही एक से ज्यादा जीन्स मौजूद। अगर एक से ज्यादा जीन्स वहां पर मौजूद है तो दैट मींस म्यूटेशन अगर एक में नहीं होगी दूसरे में होगी, दूसरे में नहीं होगी तीसरे में होगी, तो दैट मींस यहां पर ज्यादा चांसेस है। थैलासीमिया में क्या है? ये हेटेरोजीनस ग्रुप ऑफ हेरिडिटी डिसऑर्डर्स है, ग्रुप ऑफ हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स। एक डिसऑर्डर नहीं है, ये एक से ज्यादा का ग्रुप है। क्यों? इट्स caused by hemolytic anemia that develops due to the imbalanced synthesis of globin chains of hemoglobin। मैंने अभी कहा यहां लाइए हीम पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, और फिर लाइए एक अल्फा चेन, 2 अल्फा चेन्स, 3 अल्फा चेन्स, 4 अल्फा, सॉरी, एक अल्फा चेन, दूसरी अल्फा चेन, एक बीटा चेन, दूसरी बीटा चेन, ठीक है ना? ओके। सो अगर बेटा आप यहां पर इमेजिन करें कि बीटा चेन या तो बहुत कम बनी या नहीं बनी, तो यहां पर लंबा कौन चेन बन गया? अल्फा। सो ये अल्फा जो है ये लंबा अल्फा चेन एंड ऑलमोस्ट नो बीटा चेन, इसकी वजह से हीमोग्लोबिन में डिस्टॉर्शन देखी जाएगी, डिस्टॉर्शन देखी जाएगी। और यहां पर फॉर एग्जांपल ये डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, राइट। और डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर्स की वजह से हीमोग्लोबिन जो डिफेक्टेड है उसकी वजह से आरबीसी भी फंक्शनल आरबीसी नहीं होगी, ओके। सो टर्म थैलासीमिया वाज कॉइन्ड बाय विपल एंड ब्रैडफोर्ड, ओके। सो शॉर्ट में निपटाएंगे इसको। थैलासीमिया में कौन सा चेन नहीं बन रहा या कम बन रहा? या तो अल्फा चेन नहीं बन रहा होगा,
या बीटा चेन नहीं बन रहा होगा, या डेल्टा चेन नहीं बन रहा होगा, या गामा चेन नहीं बन रहा होगा, राइट। ओके, सो गामा चेन के बारे में हम बात नहीं करते जनरली, क्योंकि वो इन्फेंट्स में, अच्छा, सो उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। मैं अभी इसमें भटकना नहीं चाह रहा, मैं कॉन्सेप्ट पे वापस आना चाहता हूं। सो थैलासीमिया कौन सा चेन डिफेक्टेड है वो देखने के लिए बेटा अल्फा थैलासीमिया हो सकता है, बीटा थैलासीमिया हो सकता है, या डेल्टा थैलासीमिया हो सकता है। क्या है ये तीनों वो हम देखेंगे। अल्फा थैलासीमिया क्या है? अल्फा थैलासीमिया इट्स कॉज्ड बाय डिफेक्ट इन HbA जीन प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 16। वापस जाओ, क्रोमोसोम नंबर 16 पे कौन था? क्रोमोसोम नंबर 16 पे हीमोग्लोबिन अल्फा के लिए जीन था, हीमोग्लोबिन अल्फा के लिए जीन 2 थे। ओके, इसका मतलब 4 एलील्स। तो हमारे पास कितने एलील है बेटा? 4 एलील्स। कॉमन सेंस है, या तो एक एलील डिफेक्टेड होगा, या तो 2 एलील डिफेक्टेड होंगे, या तो 3 एलील डिफेक्टेड होंगे, या चारों के चारों डिफेक्टेड होंगे। ठीक है ना, आगे बढ़े। ओके, अब देखेंगे यहां पर क्रोमोसोम 16 पे जो HbA जीन है वो डिफेक्टेड है, या फिर ऐसा है कि जो क्रोमोसोम 16 है उसका P सेगमेंट का एक छोटा सा एरिया जो है वो डिलीट हो गया, P सेगमेंट का एक छोटा सा रीजन डिलीट हो गया होगा, तो वही दैट इज बीटा चेन या तो कम बनेगा या नहीं बनेगा। ओके, नाउ देयर इज डिक्रीज्ड सिंथेसिस ऑफ अल्फा चेन, मैं अल्फा चेन की बात कर रहा हूं, सॉरी, अल्फा चेन की जो है फॉर एग्जांपल डिक्रीज्ड सिंथेसिस हो जाएगी। अल्फा चेन के लिए 4 जीन्स, ओके, यानी 4 एलील्स, HbA1 के 2 एलील्स, HbA2 के 2 एलील्स। अब उसका मतलब यह है इसके अलावा अगर एक में डिफेक्ट है, 2 में डिफेक्ट है, 3 म्यूटेटेड है, 4 म्यूटेटेड है एलील्स, 4 म्यूटेटेड है, 3 म्यूटेटेड है, 2 म्यूटेटेड है, 1 म्यूटेटेड है, उसकी वजह से डिफेक्ट हो सकता है, या P सेगमेंट में एक छोटा सा एरिया जो डिलीट हो गया तब भी ऐसा हो सकता है। सो इसका मतलब होगा क्या? यहां डिक्रीज्ड सिंथेसिस ऑफ अल्फा ग्लोबिन बनेगा, अल्फा ग्लोबिन चेन कम बनेगा, डिफेक्टेड बनेगा, यानी जिसको बोलेंगे डिक्रीज्ड बनेगा, यानी इसका अमाउंट कम होगा, शॉर्ट बनेगा या नहीं बनेगा। ओके, कॉजिंग एन एबनॉर्मल ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व आपने पढ़ा होगा, पिछली बार जो वीडियो आया था ग्रुप में या आपके इस चैनल पे जो वीडियो आया था रेस्पिरेशन का, उसमें आपने ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है वो पढ़ा होगा, उसको दोबारा देखें। तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है वो एबनॉर्मल बनेगा, नॉर्मल नहीं बनेगा, यानी ऑक्सीजन सैचुरेशन इसमें डिस्टॉर्टेड होगी, डैमेज्ड होगी। ओके, A person with single defected allele, अब मैंने पहले ही कहा ना 4 केसेस है, अगर एक एलील डिफेक्टेड है, पर्सन है साइलेंट कैरियर, इसको बीमारी नहीं दिखेगी। अगर पर्सन है विद 2 डिफेक्टेड एलील्स तो उसको अल्फा थैलेसीमिया माइनर होगा, ओके, जिसमें माइल्ड एनीमिया होगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा एनीमिया उसमें होगा। ओके, नाउ अगर एक इंसान के पास 3 डिफेक्टिव एलील्स हैं तो फिर इसको क्या होगा? हीमोग्लोबिन H डिजीज। हीमोग्लोबिन H डिजीज जो है उसमें एनीमिया होगा, जॉन्डिस होगा, हिपैटोस्प्लीनोमेगाली होगा, यानी इसमें लिवर एनलार्ज होगा। एंड क्योंकि देखो जब आरबीसी बहुत ज्यादा मर रही हैं, आरबीसी बहुत ज्यादा डैमेज हो रही हैं, तो बहुत ज्यादा आरबीसी बनाने की जरूरत भी पड़ेगी। और आरबीसी बनाने का काम, ओके, दैट इज द हीमोपोइसिस है, बाकी चीजें, उसमें किन किन ऑर्गन्स पे दबाव पड़ेगा? ओके, सबसे पहले किस पे दबाव पड़ेगा? लिवर पे दबाव पड़ेगा, तो लिवर जो है लिवर एनलार्ज हो जाएगा, सो हो गया हिपैटोमेगाली। अब बहुत सारी आरबीसी मर रही है, डेड बॉडीज कहां जाएंगी? डेड बॉडी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कौन है? स्प्लीन है, स्प्लीन पे दबाव बढ़ गया तो स्प्लीनोमेगाली हो गया। अब बहुत ज्यादा आरबीसी मर रही हैं तो हीमोग्लोबिन बाहर निकल रहा है। अगर आरबीसी मरेगी तो हीमोग्लोबिन बाहर निकलेगा, हीमोग्लोबिन ब्रेक होगा into a part called heme, iron containing part, and a part called globin, and globin finally convert होगा into the bilirubin। तो बिलुरुबिन पिगमेंट बन गया। बिलुरुबिन पिगमेंट बहुत ज्यादा बन रहा है, ब्लड में बहुत ज्यादा बिलुरुबिन जमा हो गया तो हो गया जॉन्डिस। समझ आया? तो मगर ये कब होगा? जब 3 डिफेक्टिव एलील्स होंगे। और मैंने येलो से बनाया 4 एलील्स अगर डिफेक्टेड होंगे, अगर 4 एलील्स डिफेक्टेड है, चारों के 4 एलील्स, तो फिर मैंने ये येलो कलर से बनाया। रीजन ये है ये बहुत डिफेक्टेड है, ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि इन केस ऑल द 4 एलील्स आर डिफेक्टेड, फीटस डेवलप्स एक्सेसिव फ्लूइड बिल्डअप। फीटस मां की कोख में इसमें बहुत ज्यादा फ्लूइड बिल्डअप हो जाएगा, और जिसकी वजह से इस कंडीशन को बोलेंगे हाइड्रोप्स फिटालिस, हाइड्रोप्स फिटालिस। और ये जो है यहां पर एनीमिया होगा, सीवियर एनीमिया।
लिवर एनलार्ज होगा, स्प्लीन एनलार्ज होगा, हार्ट डिफेक्ट्स होंगे, ओके, एबनॉर्मलिटी इन यूरिनरी सिस्टम एंड जेनिटेलिया ये पाया जाएगा, ठीक है, ओके। सो अगर मदर के जो बतन में बच्चा पल रहा है और उस बच्चे को ये प्रॉब्लम है, उसके चारों के चारों बच्चे के चारों एलील जो है वो डिफेक्टेड है, तो बेटा मां को होगा हाई ब्लड प्रेशर, एबनॉर्मली वेरी हाई ब्लड प्रेशर, एंड उसको स्वेलिंग भी होगी, ओके, उसमें आपको स्वेलिंग दिखेगी मदर में, और जो बर्थ है वो ऑफन प्रीमैच्योर होगी। लेकिन अगर बर्थ प्रीमैच्योर होगी, ये एक केस है। दूसरा केस इसमें ये होता है कि स्टिल बर्थ होता है, जन्म से पहले ही बच्चा मां की कोख में मर जाता है, या फिर ऐसा होता है कि जन्म लेने के फौरन बाद, कुछ दिन बाद, कुछ हफ्ते बाद वो मर जाता है, ठीक है, यानी इसकी लाइफ ज्यादा देर तक नहीं टिकती, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको येलो में ये किया है। सबसे सीवियर कौन है? दैट इज अल्फा थैलासीमिया, जिसमें 4 के 4 एलील, दैट इज द अल्फा थैलासीमिया मेजर, अल्फा थैलासीमिया मेजर, ओके। चलो आगे बढ़ेंगे। बीटा थैलासीमिया, बीटा थैलासीमिया के लिए मैं आपको बताऊं, बीटा के लिए कितने एलील्स काम कर रहे हैं, पहले आप ये देखो। बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन के लिए कितने एलील्स काम कर रहे हैं, यहां देखिए, बीटा एचबीबी, एचबीबी कितने एलील्स? 2। जीन्स कितने? 1। सो 2 जीन्स या सॉरी 1 जीन या 2 एलील्स काम कर रहे हैं फॉर हीमोग्लोबिन बीटा चेन, ठीक है। और कहां पर लोकेटेड है? क्रोमोसोम नंबर 11 पे। क्रोमोसोम नंबर 11 पे हीमोग्लोबिन बीटा चेन, उसकी 2 कॉपीज यानी 2 एलील्स होंगे, या तो एक डिफेक्टेड होगा या 2 डिफेक्टेड होंगे। हमारी अकल कहती है अगर एक एलील डिफेक्टेड होगा तो अल्फा थैलासीमिया सॉरी बीटा थैलासीमिया माइनर होना चाहिए या फिर साइलेंट कैरियर होना चाहिए। अगर दोनों एलील्स डिफेक्टेड हैं तो मेजर होना चाहिए। मगर यहां पर बीटा थैलासीमिया में आपको 3 केसेस मिलेंगे। वन इज बीटा थैलासीमिया माइनर, देन देयर इज बीटा थैलासीमिया इंटरमीडिया, एंड थर्ड इज बीटा थैलासीमिया मेजर। 3 क्यों? ये इंटरमीडिया कहां से आया वो देखेंगे। 2 ही एलील्स हैं, अगर एक डिफेक्टेड है तो माइनर होना चाहिए, 2 हैं तो मेजर होना चाहिए। यहां पर इंटरमीडिया कहां से आया? पहले ये बात, ये लाइन पढ़ेंगे। इट डेवलप्स ड्यू टू द डिफेक्टेड हीमोग्लोबिन बीटा जीन एचबीबी जीन लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम नंबर 11 व्हिच लीड्स टू द डिक्रीज्ड सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन बीटा चेन। ये तो आपको पता है। अब हमें पढ़ना क्या है? यहां पर मैंने आपके सामने एक इमेज बनाया, इमेज फॉर्मेट में लाया। जो बीटा थैलासीमिया माइनर है उसमें क्या होता है? दोनों में से एक एलील डिफेक्टेड है, एक नॉर्मल एक डिफेक्टेड। कितने एलील्स थे? 2। बीटा एचबीबी, ओके, एचबीबी के लिए या एचबीबी जीन्स 2 थे, ओके, यानी जीन 1 था, एलील्स 2 थे। अगर एक डिफेक्टेड है तो माइनर हो गया। ये बात आपको इजीली समझ में आती है, ओके। मगर बेटा बीटा थैलासीमिया माइनर में, बीटा थैलासीमिया माइनर में या तो आपको बीटा ओ दिखेगा, इसका मतलब नो बीटा चेन इज फॉर्मड, बीटा चेन इज डिफिशिएंट, या बीटा पॉजिटिव दिखेगा यानी शॉर्ट बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन, बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है मगर बहुत छोटी है, राइट। दैट इज द डिग्री ऑफ डिफेक्ट, डिग्री ऑफ डिफेक्ट। और यहीं से कॉन्सेप्ट आता है इंटरमीडिया का। बेटा अब अगर दोनों एलील्स डिफेक्ट है, ये तो हो गया जब एक एलील डिफेक्ट है, अगर दोनों एलील्स डिफेक्ट है तो 2 प्रॉब्लम्स है। या तो बीटा थैलासीमिया इंटरमीडिया होगा, इंटरमीडिया मतलब इट इज नाइदर माइनर नॉर मेजर। मगर होगा क्या उसमें? बेटा इसमें यह होगा कि बीटा थैलासीमिया का जो जीन है, या सॉरी बीटा थैलासीमिया जो हुआ है, यह हुआ है बिकॉज ऑफ शॉर्ट बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन, शॉर्ट बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन। और मेजर क्यों हुआ? बेटा इसमें दोनों ही एलील्स, इसमें भी डिफेक्ट, दोनों एलील्स इसमें भी डिफेक्टेड, इसमें शॉर्ट बीटा चेन्स बन गए, इसमें नो बीटा चेन, इसमें बीटा चेन बनी ही नहीं। तो डिग्री ऑफ द डिफेक्ट इज मोर, डिग्री ऑफ डिफेक्ट इज मोर, इसका हो गया बीटा थैलासीमिया मेजर। एंड इसमें डिग्री ऑफ द डिफेक्ट इज नॉट दैट मच, इट इज बीटा थैलासीमिया इंटरमीडिया। तभी आपने पढ़ा बीटा थैलासीमिया माइनर, इंटरमीडिया एंड मेजर। समझ आया? आगे बढ़ो। Now beta thalassemia, it is beta thalassemia minor में RBCs are higher in number, बहुत ज्यादा higher number, microcytic, small in size and have 15% less hemoglobin, 15% less hemoglobin। किसमें? हाँ शाबाश, बीटा थैलासीमिया माइनर में, क्योंकि इसमें क्या हुआ है? एक ही एलील डिफेक्टेड है, ठीक है। बीटा थैलासीमिया इंटरमीडिया हैज मॉडरेट एनीमिया विद स्प्लीनोमेगाली।
समझाया तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले। स्प्लीनोमेगाली क्या होगा? इट इज एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन। क्यों होगा? क्योंकि बहुत सारी आरबीसीज मर रही है। बीटा थैलेसीमिया मेजर इज सीवियर फॉर्म ऑफ एनीमिया। इट्स आल्सो कॉल्ड एज कूलीज एनीमिया। एग्जाम में पूछा जा सकता है कूलीज एनीमिया इज डैश, या आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज कूलीज या व्हाट डू यू मीन बाय कूलीज एनीमिया। ओके, सो या अगर आप किसी ओलंपियाड या नीट वगैरह की भी तैयारी करेंगे उसमें भी कूलीज एनीमिया को बताया जाता है। इट्स एसोसिएटेड विद व्हाट? बीटा थैलेसीमिया, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा माइनर, अल्फा माइनर एटसेट्रा। ओके, सो बीटा मेजर जो बीटा थैलेसीमिया मेजर जो है ये सीवियर है, इसी को कूलीज एनीमिया बोलते हैं। इट्स नेम्ड आफ्टर थॉमस बेंटन कूली, ये साइंटिस्ट का नाम था। ग्लोबिन टेंड टू बाइंड विद आरबीसी मेम्ब्रेन। इसमें ग्लोबिन जो है क्योंकि डिस्टॉर्टेड बन गया ना, नाउ इट विल बाइंड टू द मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, जिससे आरबीसी मेम्ब्रेन क्या होगा? डैमेज। और आरबीसी मेम्ब्रेन डैमेज हो गया तो आरबीसी डैमेज हो गई तो हो गया एनीमिया। और देयर इज सीवियर हीमोलिटिक हाइपरक्रोनिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया। माइक्रोसाइटिक मीन स्मॉल स्मॉल एनीमियाज बन, स्मॉल दिस वेरी आरबीसीज बनेंगे, लार्ज साइज आरबीसीज बनना कम हो जाएंगे। क्योंकि देखो होता क्या है, प्रॉब्लम क्या है, माइक्रोसाइटिक क्यों, छोटी छोटी आरबीसी क्यों बनेगी? प्रॉब्लम क्या है? हमने तो ऐसा नहीं कहा कि किसी जीन की वजह से छोटी आरबीसी बनेगी। बेटा आरबीसी बहुत मर रही है, बहुत ज्यादा, इसकी लाइफ स्पैन बहुत कम हो गई, बहुत कम हो गई, तो हमें ज्यादा ज्यादा आरबीसी चाहिए। तो जो हमारे आरबीसी बनाने वाले जो ऑर्गन्स हैं वो प्रीमैच्योर आरबीसीज को ही रिलीज कर देते हैं। उनके पास इतना टाइम ही नहीं कि उसको मैच्योरिटी का टाइम मिल जाए, इसलिए फटाफट से छोटी छोटी आरबीसीज इमैच्योर आरबीसीज को ही रिलीज कर देते हैं। तो उसका मतलब ये हो गया माइक्रोसाइटिक एनीमिया। ठीक है, नाउ इसमें हिपैटोस्प्लीनोमेगाली 2 बार बता चुका हूं। अब इसमें स्केलेटल डिफॉर्मेशंस होंगी एंड कार्डियक एनलार्ज। स्केलेटल वो क्यों? स्केलेटल तो बोन है, उसका आरबीसी के साथ क्या लेना देना? हाँ देखो, हमारे पास जो बोन्स होती हैं, बहुत सारी बोन्स ऐसी होती हैं जिनमें बोन मैरो है, एंड बोन मैरो इज द इंपॉर्टेंट स्पॉट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पर्टिकुलर आरबीसीज। इसका मतलब अगर आरबीसी मर रही है, आरबीसी की लाइफ स्पैन कम हो गई, ज्यादा आरबीसी आपको चाहिए, कहां से लाओगे? या तो लिवर से लाओगे, लिवर में काम बढ़ गया, लिवर एनलार्ज हो गया। ओके, उसने माइक्रोसाइटिक आरबीसी दे दी, यानी अभी प्रीमैच्योर आरबीसी है, रिलीज हो रही। ओके, सो इसका मतलब दूसरा, बोन मैरो वाली बोन्स पर भी इफेक्ट पड़ेगा, जो फ्लैट बोन्स होती हैं पर्टिकुलरली जिनमें बोन मैरो होता है, वो बोन्स पर दबाव पड़ेगा तो बोन्स एनलार्ज होंगी, तो बोन डिफॉर्मिटी भी होगी। ओके, सो अब यहां पर क्या होगा? यहां पर कार्डियक यानी हार्ट एनलार्जमेंट होगा, क्योंकि जब बेटा ये प्रॉब्लम हो गई ना, ये प्रॉब्लम जब हो गई तो आपको ज्यादा ऑक्सीजन की नीड बढ़ गई ना, आरबीसी अपना काम प्रॉपर्ली कर नहीं रहा, ऑक्सीजन की नीड बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये है हार्ट को फटाफट से पंप करना पड़ेगा, तो हार्ट एनलार्ज होगा। दैट इज कॉल्ड एज कार्डियोमेगाली, दैट्स कॉल्ड एज कार्डियोमेगाली। कार्डियोमेगाली हो गया, हार्ट एनलार्ज हो गया, खत्म। नाउ डेल्टा थैलेसीमिया क्या है? डेल्टा थैलेसीमिया क्या है? डेल्टा थैलेसीमिया इज, इसमें डेल्टा चेन नहीं बन रही या बहुत कम बन रही, डेल्टा चेन नहीं बन रही या बहुत कम बन रही, मगर इसको हम डिस्कस नहीं करते। डिफेक्ट इज ऑफ माइनर नेचर, इसका कोई नेचर मतलब कोई खास इफेक्ट ही नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ये वाला हीमोग्लोबिन जो 3% होगा। क्या होगा? 3% ऑफ द हीमोग्लोबिन। कौन सा? डेल्टा। वापस आओ, अब ये बात मुझे डिस्कस करनी है, अब ये मुझे आपको डिस्कस करके बोलना है। सुनो, दोबारा सुनो मेरी बात, दोबारा सुनो मेरी बात, क्योंकि ये वाला जो मुझे पता था, ये वाला फोटोग्राफ मुझे थैलेसीमिया में ज्यादा काम आएगा, यहां पर तो यानी ये वाला स्लाइड मुझे यहां पे काम नहीं आएगा। सिकल सेल एनीमिया में कहां काम आएगा? थैलेसीमिया में पहले भी बोला था। अब गौर से मेरी बात सुनना, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। पानी पियो, चाय पियो, कुछ भी करो, लेकिन मेरी बात गौर से सुनो। ओके, मैं भी पानी पी लेता हूं। ओके, नाउ देखो, मैंने कहा हीमोग्लोबिन का जो हीम पार्ट है उसके साथ 4 प्रोटीन चेन्स इन्वॉल्व हैं, है ना? 4 प्रोटीन चेन्स। सो देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ हीमोग्लोबिन, हीम पार्ट, ग्लोबिन पार्ट। हीम पार्ट छोड़ो, गोली मारो, ये आयरन कंटेनिंग पार्ट है, एंड ग्लोबिन पार्ट इज द प्रोटीन पार्ट। इसमें 2 अल्फा चेन्स होंगी और 2 क्या होंगी बेटा? बीटा चेन्स। मगर मैंने कहा ये हो गया हमारा 97% ऑफ हीमोग्लोबिन। बाकी 3% में क्या है? 3% में यहां बीटा नहीं होगा, डेल्टा होगा। क्या होगा? डेल्टा होगा, एंड इट इज द 3% ऑफ आवर हीमोग्लोबिन। आर हीमोग्लोबिन 3%। तो इसका मतलब
अगर डेल्टा HBD, डेल्टा के लिए भी जीन कहां पर है बेटा? क्रोमोसोम 11। अगर ये डिफेक्टेड है, चलो दोनों डिफेक्टेड है, हीमोग्लोबिन जो डेल्टा है या ये वाला 3% वाला हीमोग्लोबिन पूरा डिफेक्ट है, फर्क कितना पड़ेगा? 3%। 97% हीमोग्लोबिन बिल्कुल, बाकी सब चंगासी, ठीक है ना? ओके, नाउ प्रॉब्लम ये है, अब गामा की तो मैंने बात ही नहीं छेड़ी। गामा की बात क्यों नहीं छेड़ी? बिकॉज बेटा अगर आप देखेंगे ये नॉर्मल है एडल्ट का हीमोग्लोबिन, अगर हम देखेंगे फीटल हीमोग्लोबिन, फीटल हीमोग्लोबिन, फीटल हीमोग्लोबिन में हीम पार्ट तो होता है, उसमें कोई शक नहीं है, और 2 अल्फा चेन्स भी होती हैं, मगर उसमें तो बीटा चेन्स नहीं होती, उसमें तो डेल्टा चेन्स नहीं होती, उसमें 2 गामा चेन्स होती हैं। इट इज फीटल हीमोग्लोबिन, उसको हम लिखते हैं HbF। HbF इज द फीटल हीमोग्लोबिन, HbF इज द फीटल हीमोग्लोबिन। ओके, इसमें क्या होता है? 2 गामा चेन्स होती हैं, 2 अल्फा चेन्स होती है। क्या याद रखा? एडल्ट हीमोग्लोबिन 2 तरह का होता है, शाबाश। एडल्ट हीमोग्लोबिन 2 तरह का होता है, क्या क्या होता है? शाबाश, जल्दी जल्दी। हाँ, अल्फा एंड बीटा, और उसके बाद 3% ऑफ हीमोग्लोबिन में, शाबाश, अल्फा एंड, हाँ वेरी गुड, डेल्टा। सो अल्फा एंड डेल्टा है तो 3% हीमोग्लोबिन, अल्फा एंड बीटा है, शाबाश, कौन सा? दैट इज द 97% ऑफ हीमोग्लोबिन। लेकिन फीटस में होते हैं 2 अल्फा चेन्स, 2 गामा चेन्स, राइट? सो इसीलिए हमने अल्फा थैलेसीमिया अलग पढ़ा, बीटा थैलेसीमिया अलग पढ़ा, डेल्टा थैलेसीमिया अलग पढ़ा, लेकिन डेल्टा थैलेसीमिया की जो तीव्रता है, जो मैग्नीट्यूड है, वो बहुत कम है, तो इसका कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है? आगे बढ़ो। सिस्टिक फाइब्रोसिस, अब ज्यादा डिजीजेस नहीं रही हैं, ओके, सो थोड़ी कम रह गई है। सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है? सिस्टिक फाइब्रोसिस एक डिफेक्ट है जो ऑटोसोमल है, रिसेसिव है। एक्सप्लेन नहीं करूंगा इसलिए क्योंकि ये पहले ही बता चुका हूं, ऑटोसोमल क्या है, रिसेसिव क्या है। इट इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन द CFTR जीन। CFTR जीन क्या है थोड़ी देर में समझाऊंगा, और ये जीन होता है लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 7। देखो, हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, यहां मैंने एक फोटोग्राफ लगाया हुआ है, ओके, ये मेरा पर्पस सिर्फ इसलिए पूरा कर रहा है कि मुझे आपको बताना है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ड्रॉ करने के पास टाइम नहीं था मेरे पास, इसलिए यहां पर जल्दी जल्दी में बनवाया। ओके, अब देखो क्या होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है ना, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, phospholipid bilayer in many organs, in even the particular what you can say glands, particularly glands, and in बाकी जो एपिथीलिया होते हैं, एपिथीलियल सेल्स के लेयर इन मेम्ब्रेन्स में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, there are a special type of channel protein. There are a special type of channel protein, and the special type of channel protein is called CFTR. What is CFTR? It is cystic fibrosis. It is cystic fibrosis ट्रांसमेम्ब्रेन, बस हो गया ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस, नाम बहुत छोटा इसका है ना, ओके, कंडक्टेंस रेगुलेटर प्रोटीन, ओके, इट इज सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस प्रोटीन। करेगा क्या? इट इज बेसिकली अ क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट चैनल। इट्स एक्चुअली अ क्लोराइड बाइकार्बोनेट चैनल, जो क्या करेगा, जो बेटा बाइकार्बोनेट आयंस को या तो बाहर फेंकेगा या सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट कराएगा, बाइकार्बोनेट आयंस को या तो सेल से बाहर मूव कराएगा या सेल के अंदर। कंडीशंस वेरी। ओके, देखो मैं आपको 2 कंडीशन समझाऊंगा। कंडीशन नंबर 1, ये मैं रब करूं, ठीक है, एनोटेशंस को रब किया जाएगा बार बार, आप स्क्रीनशॉट लेते रहें और आगे बढ़ते रहें, ठीक है? ओके, सो देखो इसमें क्या होता है, अगर हम बात करेंगे म्यूकस लाइनिंग की, इन्हें क्या सिक्रीट करते हैं वो? म्यूकस। देखो, देयर इज अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, जल्दी जल्दी में बना लेंगे। ओके, यहां पर आप बनाएंगे एक चैनल प्रोटीन, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, बिना टेल्स के बना रहा था मैं अभी। ओके, अब इनको टेल्स देंगे ऑब्वियसली। सो ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है,
उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। ओके, नाउ इसमें है एक CFTR। क्या है बेटा? ये है CFTR। ओके, CFTR। अब ये CFTR करेगा क्या बेटा? ये सेल का साइटोसॉल है, ये है इंटरसेल्यूलर स्पेस। क्या है ये? इंटरसेल्यूलर स्पेस। अब बेटा ये एपिथेलियल सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये लेयर नहीं है, ये एक सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ओके, तो इसका मतलब यहां एक और सेल, एक और सेल होगी, एक और सेल होगी। तो उन सेल ने फाइनली क्या किया? यहां पे म्यूकस बना लिया। क्या बना लिया? गौर से सुनना मेरी बात। ये क्या बन गया बेटा? म्यूकस बन गया। जब ये म्यूकस बन गया ना, तो इस म्यूकस में क्या है? म्यूकस में अगर वाटर ज्यादा जाएगा तो वो थोड़ा सा विस्कस कम बनेगा, यानी थोड़ा सा वाटरी बनेगा, यानी मूवमेंट के लिए इजी होगा, म्यूकस मूवमेंट के लिए इजी होगा। अगर वो वाटर उसमें कम होगा, मैकेनिज्म समझो, अगर वाटर म्यूकस में कम होगा, म्यूकस थिक बनेगा, मूवमेंट के लिए बहुत मुश्किल होगा। और अगर मूवमेंट के लिए मुश्किल था, वो आगे बढ़ेगा नहीं, वो क्लॉग हो जाएगा, एक ही जगह पे जमा होगा, उस एरिया को ही ब्लॉक कर लेगा जिस एरिया में वो है। अब देखो होता क्या है, नेचर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर मैकेनिज्म रखा है, वो है CFTR। क्या है ये? CFTR। CFTR क्या करेगा? ये क्लोराइड्स को एंड ये फॉर एग्जांपल बाइकार्बोनेट आयोन्स को, मैं ज्यादा फोकस करूंगा बाइकार्बोनेट पे, ठीक है ना, वरना ये मैकेनिज्म थोड़ा लंबा है। ओके, बाइकार्बोनेट आयोन्स को कहां भेजेगा? बाहर। एंड ये क्लोराइड आयोन्स को क्या भेजेगा? बाहर। क्लोराइड आयोन्स को बाहर भेजेगा। कैसे भेजेगा? कब भेजेगा? ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, पैसिव है, उसकी तरफ मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे पता है फिर बहुत टाइम लगेगा। ओके, सो क्लोराइड आयोन्स को जब बाहर फेंका, क्लोराइड आयोन्स पे फोकस करो। जब क्लोराइड आयोन्स बाहर गए, ओके, सो फिर यहां पर कौन आ गया? सोडियम भी आ गया, राइट। तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। क्लोराइड बाहर चले गए तो साथ में कौन गया? सोडियम। सो यहां पर नहीं आपको लग रहा कि सॉल्टी एनवायरनमेंट बन गया, एंड जहां पर सॉल्ट हो वो वाटर को इनवाइट करता है। यहां पर सॉल्ट बन गया तो इसका मतलब वाटर यहीं कहीं से आएगा, वाटर आएगा और इस एरिया को कंप्लीटली डाइल्यूट करेगा, म्यूकस डाइल्यूट होगा, वाटरी बनेगा, आगे जाएगा। हमारा मकसद पूरा हो गया। हमारा मकसद पूरा क्या हो गया? ये आगे बढ़ गया, चलते 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 चलते, ओके, दैट मींस इसको जिस ऑर्गन में जाना है, जिस जगह जाना है, स्लिपरी एनवायरनमेंट बन गया, म्यूकस थिक नहीं है, थिन है। ओके, सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है? सिस्टिक फाइब्रोसिस में ये चैनल ब्लॉक, अगर ये चैनल ब्लॉक हो गई, क्लोराइड बाहर नहीं जाएगा, क्लोराइड बाहर नहीं जाएगा तो सोडियम को कौन इनवाइट करेगा? सोडियम एंड क्लोराइड बाहर नहीं गया तो वाटर को इनवाइट कौन करेगा? सो साइटोप्लाज्म से वाटर बाहर नहीं जाएगा। अगर साइटोप्लाज्म या दूसरे एडजेसेंट एरिया से वाटर ऑस्मोस के जरिए से यहां नहीं आएगा, म्यूकस डाइल्यूट नहीं होगा, म्यूकस थिक का थिक रहेगा, सो इट विल कॉज थिकनिंग ऑफ म्यूकस। इट विल कॉज व्हाट? थिकनिंग ऑफ। कॉन्सेप्ट याद रखो, कॉन्सेप्ट याद रखो, आपको इसके सिम्टम्स खुद ही याद रहेंगे। ओके, नाउ अब देखो एक और मैकेनिज्म आपको समझाऊंगा, एक और मैकेनिज्म थोड़ी देर में, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस इसका इनहेरिटेंस पैटर्न हमें नहीं देखना, इसका बस मैकेनिज्म देखना, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, प्रॉब्लम कहां पर होती है, राइट। ओके, अब देखो इसमें होगा क्या नेक्स्ट। एक और ग्लैंड को हम देखेंगे, दैट इज स्वेट ग्लैंड। क्या? दैट इज स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड अभी तो देखा था मैकेनिज्म, अभी स्वेट ग्लैंड को अलग से पढ़ने की क्या जरूरत है? स्वेट ग्लैंड को अलग से पढ़ने की जरूरत आन पड़ी क्योंकि स्वेट ग्लैंड में इस CFTR का काम उल्टा है। इस CFTR का काम क्या है? रिवर्स ऑफ नॉर्मल एपिथेलियल सेल्स। ओके, देखो क्या यहां पर CFTR का काम है बेटा, यहां पे स्वेट बन गया, स्वेट इस एरिया में चला गया, ठीक है ना, दिस इज द स्पेस जहां पर स्वेट चला गया, और ये मान लो एडजेसेंट सेल्स, और एडजेसेंट सेल्स में से एक के पास मान लो CFTR है। तो CFTR क्या करेगा? ये यहां से क्लोराइड आयोन्स को साइटोसोल में एंटर कराएगा। तो ये सेल है, ये सेल है, इस सेल को मैं एनलार्ज कर रहा हूं, ठीक है ना, एक सेल है, इस सेल के पास CFTR है, ये है साइटोसोल और ये है इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स, ठीक है ना बेटा। तो यहां पर CFTR का काम उल्टा है। क्या उल्टा है? यहां पर बेटा, यहां पर क्या कर रहा था पहले, इससे पहले क्या एपिथेलियम में क्या कर रहा था? क्लोराइड को बाहर निकालना था कि अंदर लाना था? क्लोराइड को बाहर निकालना था। यहां क्लोराइड को अंदर बुलाया जाएगा साइटोसोल में इनवाइट करने के लिए, और जब क्लोराइड को इनवाइट किया गया, साथ में कौन आया?
NaViP तो आ गया, साथ में ड्राइवर आएगा कि नहीं आएगा? ओके, सो क्लोराइड आ गया, सोडियम आ गया, सॉल्ट बन गया अंदर, तो इसका मतलब ऑस्मोस के जरिए से किसको इनवाइट किया जाएगा? वाटर। तो ज्यादा इंटरसेलर मैट्रिक्स से वाटर को वापस लाया जाएगा, रीअब्सॉर्ब किया जाएगा इनटू द सेल। उससे क्या होगा? स्वेट का अमाउंट कम बनेगा, इसका अमाउंट कम बनेगा, वरना बहुत डाइल्यूटेड बनता है और बहुत ज्यादा अमाउंट में बन जाता है। और इसके अलावा ये इसका सॉल्ट कंसंट्रेशन कम होगा, स्वेट में सॉल्ट कंसंट्रेशन भी क्या होगा? कम, क्योंकि सॉल्ट को भी आपने कहां भेजा? सॉल्ट को भी वापस सेल में इनवाइट किया। सो बाहर क्या बचा? थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा वाटर एंड सम अदर सिक्रीशंस। इसका मतलब स्वेट इज सॉल्टी बट नॉट दैट मच सॉल्टी, ठीक है ना? एंड स्वेट इज मच इन अमाउंट बट नॉट दैट मच इन अमाउंट, जितना हो सकता है। ओके, सो मगर काम किसका है? ये CFTR का। अगर CFTR डैमेज है, क्लोराइड अंदर आएगा नहीं, सोडियम अंदर आएगा नहीं, वाटर अंदर आएगा नहीं, तो वाटर कहां जमा होगा? स्वेट ग्लैंड के इस कैविटी में, जहां से स्वेट को बाहर निकालना है। ओके, ल्यूमन में, जहां से इसको बाहर निकालना है। इसका मतलब स्वेट बाहर निकलेगा ऑब्वियसली बॉडी के ऊपर। सो इसका मतलब एक्सेसिव सॉल्ट भी कहां होगा? ज्यादा सॉल्ट, मोस्ट ऑफ द सॉल्ट कहां होगा? स्वेट में होगा। सो स्वेट जो इस पेशेंट का होगा, एक तो बहुत सॉल्टी होगा, वेरी मच सॉल्टी, वेरी सॉल्टी स्वेट, प्लस ये होगा वेरी हाई इन अमाउंट, वेरी हाई इन अमाउंट, वेरी मच इन अमाउंट। ओके, सो इसका मतलब इसमें जो सॉल्टी स्वेट होगा बहुत ज्यादा होगा, इसमें सॉल्ट कंसंट्रेशन स्वेट में बहुत ज्यादा होगी पेशेंट पे। मगर क्या ये फॉर एग्जांपल एक ही चीज है? अगर सॉल्टी स्वेट इस चीज का इफेक्ट है तो ये बीमारी नहीं है, तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं। सॉल्ट कम हो ज्यादा हो, किसको टेस्ट करना है? तो मगर प्रॉब्लम ये है, इसकी वजह से कुछ और चीजें होती हैं। बेटा मैंने कहा ये म्यूकस लाइन्स को भी, म्यूकस लाइनिंग जो हमारी इसमें होती है उसमें म्यूकस सिक्रीशन को भी रेगुलेट करता है। अगर ये नहीं होगा तो म्यूकस थिक होगा, इसका मतलब इट कैन ब्लॉक एयरवेज, हो गया रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, एंड इसकी वजह से लंग इंफेक्शंस भी ऑफन, या रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस भी मोर ऑफन होते हैं। ओके, सो फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस अक्सर इसको होते हैं, क्योंकि इसमें होता है ना एक म्यूकस थिकन्ड है, वो वहीं पर जमा हुआ, आगे बढ़ नहीं रहा, तो इट कैन कॉज इन्फेक्शन। ओके, और इसमें फेलियर ऑफ सम अदर ऑर्गन्स टू, फेलियर ऑफ अदर ग्लैंड्स ऑल्सो, बाकी ग्लैंड्स का भी फेलियर, तो दैट मीन्स उसमें बहुत सारे तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी हैं, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का फेलियर मीन्स डाइजेस्टिव फेलियर, तो इसमें बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारे इफेक्ट्स होंगे। बट CFTR, और बेटा एक बात तो मैंने आपको सरसरी तौर पे बोली थी, लेकिन इसको दोबारा सुनो, इसका जो जीन है क्रोमोसोम नंबर 7 पे होगा, तो दैट इज, ये भी ऑटोसोमल है। फिनाइल कीटोन्यूरिया वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज में से एक। ओके, सो फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या है ये? इसको शॉर्ट फॉर्म में PKU लिखते हैं, PKU। It is an inborn error of metabolism caused by autosomal recessive allele. बोलने की जरूरत है क्या? बोलो नहीं। ओके, सो लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 12। इसका जीन कहां पे है? क्रोमोसोम नंबर 12 पे। ऑटोसोमल है, रिसेसिव है, ये तो कॉमन है। आगे बढ़ो। पेशेंट इज बोर्न नॉर्मल बट विद इन फ्यू वीक्स डेवलप सिम्टम्स। पहले तो नॉर्मल बच्चा पैदा हो गया, मिठाई शिठाई बांटी, और 2 हफ्तों बाद पता चला कि कुछ तो गड़बड़ है। ओके, इट्स कॉज्ड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ फिनाइल एलानिन इन द ब्लड। एक अमाइनो एसिड फिनाइल एलानिन हमारे ब्लड में जमा हो गया प्रॉब्लम। ओके, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एंजाइम, इसको ब्रेक करने के लिए जो एंजाइम चाहिए फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, वो एंजाइम इसके पास नहीं है, तो गड़बड़ हो गई। यानी फिनाइल एलानिन को ब्रेक करने के लिए एक एंजाइम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, तो वो एंजाइम इसके पास नहीं है, तो बीमारी हो गई। मैनी फिनाइल एलानिन डेरिवेटिव्स लाइक फिनाइल पाइरुवेट, फिनाइल एलानिन अब अकेला नहीं होगा, ये कुछ रिएक्शंस करेगा, कुछ और चीजें बनाएगा। क्या बनाएगा? फिनाइल पाइरुवेट बनाएगा, ये फिनाइल एस्टेट बनाएगा, फिनाइल लैक्टेट बनाएगा। ओके, जब ये बन गए ना तो गड़बड़ और बढ़ जाएगी। देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक माउजी स्मेल इन द स्वेट एंड इन द बॉडी। ओके, मेंटल रिटार्डेशन इस बंदे में होगी, हाइपोपिगमेंटेशन, इसका जो स्किन होगा वो हमारी तरह का नहीं होगा, उसमें पिगमेंटेशन कम होगी। आगे बढ़े, देखो यहां पर मैं आपको बैकग्राउंड ऑफ द डिजीज समझाऊंगा। यहां पर आपको फिनाइल कीटोन्यूरिया समझ में आएगा, एल्केप्टोन्यूरिया समझ में आएगा, और एल्बिनिज्म समझ में आएगा। सुनो, हमारे पास हम जो प्रोटीन्स खाते हैं ना वो डाइजेस्ट होते हैं। प्रोटीन्स क्या होते हैं बेटा? डाइजेशन के बाद हमें क्या मिलते हैं? डाइजेशन के बाद हमें मिलते हैं अमाइनो एसिड्स। क्या मिलते हैं?
अमाइनो एसिड्स। जब अमाइनो एसिड्स मिल गए, उनमें से कुछ यूजफुल होंगे, कुछ हार्मफुल होंगे ना। उनमें से एक अमाइनो एसिड है फिनाइल एलानीन। क्या है बेटा? फिनाइल एलानीन। ये फिनाइल एलानीन को मेटाबोलाइज करने के लिए हमारे पास जो सिस्टम होता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एक अच्छा खासा मैकेनिज्म है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं कहेंगे, लेकिन ये जो सिस्टम है फिनाइल एलानीन को मेटाबोलाइज करने का, इसमें कई एंजाइम्स का काम है। हमारे पास जो फिनाइल एलानीन है उसको आप एज सच नहीं रख सकते, क्योंकि उसको एज सच नहीं रखेंगे, एक तो वो एक्युमुलेट हो जाएगा, प्लस उसकी जहां जहां जरूरत हो वहां वहां हमें नहीं मिलेगा फिनाइल एलानीन। जरूरत कहां कहां पे है? फिनाइल एलानीन को तोड़ना है इनटू द टायरोसिन। किसमें तोड़ना है? टायरोसिन। टायरोसिन क्या है? यह है प्रिकर्सर ऑफ थायरोग्लोबुलिन, यानी इसमें आगे टायरोसिन कैन बी कन्वर्टेड इनटू थायरोग्लोबुलिन। थायरोग्लोबुलिन इज द प्रिकर्सर ऑफ, इट इज द प्रिकर्सर ऑफ T3 एंड T4 थायरोक्सिन। ठीक है ना? T3 T4 के लिए प्रिकर्सर है थायरोग्लोबुलिन। सो ये टायरोसिन जरूरी है ताकि मैं थायरोक्सिन हार्मोन बनाऊं, और ये टायरोसिन बनने के लिए फिनाइल एलानीन का होना जरूरी है। सो फिनाइल एलानीन से टायरोसिन बनेगा, टायरोसिन बाद में थायरोग्लोबुलिन बनेगा। या दूसरा पाथवे है, टायरोसिन के कुछ मॉलिक्यूल्स को एल डोपा में कन्वर्ट किया जाता है। एल डोपा का मतलब होता है लीवोडोपामीन। लीवोडोपामीन जो है प्रिकर्सर ऑफ, ये है प्रिकर्सर ऑफ डोपामीन। डोपामीन ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डोपामीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ब्रेन डेवलपमेंट। सो लीवोडोपामीन बन गया, मींस डोपामीन बन गया, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए काम आएगा। सो ये एल डोपा बाद में कन्वर्ट हो जाएगा इनटू मेलानिन। इसके कुछ मॉलिक्यूल्स मेलानिन बनाएंगे। और मेलानिन क्या है बेटा? मेलानिन हमारी बॉडी का पिगमेंट है। सो पिगमेंटेशन हमारी बॉडी में मेलानिन से आएगा। और ये मेलानिन सिर्फ आपके कलर को डार्क करने के लिए नहीं है जिसके लिए आप परेशान होते हो, ये आपके स्किन को बचाते फ्रॉम कैंसर से। ओके, वो डिस्कशन अभी नहीं करेंगे। एल डोपा कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू द कैटेकोलेमाइन्स। सो एल डोपा क्या क्या नहीं बनाएगा? लीवोडोपामीन डोपामीन बनाएगा, मेलानिन बनाएगा, कैटेकोलेमाइन नाम के हार्मोन्स बनाएगा। सो इसका मतलब ये सारा कुछ काम है किसका? फिनाइल एलानीन का, जबकि वो टायरोसिन बनता है। मगर फिनाइल एलानीन से टायरोसिन बनने के लिए एक एंजाइम की जरूरत है जिसका नाम है फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज, दैट इज फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज PAH। ठीक है, ओके। नाउ टायरोसिन का एक और पाथवे, पहले ये बताऊंगा लीवोडोपामीन से मेलानिन बनाने के लिए भी एक एंजाइम की जरूरत है जिस एंजाइम का नाम है टायरोसिनेस। ठीक है ना? अभी तक कितने एंजाइम आ गए? 2 एंजाइम्स आ गए। सो फिनाइल एलानीन को टायरोसिन में कन्वर्ट किया जाएगा, टायरोसिन लीवोडोपा में कन्वर्ट होगा। लीवोडोपा जो है वो मेलानिन बन सकता है, कैटेकोलेमाइन बन सकता है, डोपामिन बन सकता है, या टायरोसिन जो है सीधा सीधा थायरोग्लोबुलिन बनेगा जहां से वो T3 एंड T4 बनाने में मदद करेगा। ठीक है, या फिर टायरोसिन को कन्वर्ट किया जाएगा इनटू होमोजेंटिसिक एसिड। होमोजेंटिसिक एसिड या होमोजेंटिसेट। ओके, सो होमोजेंटिसेट को फर्दर बनाया जाएगा 4-मेलाइल एसिटोएसिटेट, जिसको फर्दर ब्रेक किया जाएगा इनटू 4-फ्यूमेराइल एसिटोएसिटेट, जिसको फर्दर ब्रेक किया जाएगा फ्यूमेरिक एसिड एंड एसिटोएसिटेट में। ठीक है, सो होमोजेंटिसिक एसिड को मेलाइल एसिटोएसिटेट में कन्वर्ट करने के लिए होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज चाहिए। क्या चाहिए? होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज चाहिए। तो कहने का मतलब है इस पाथवे में आपको 3 एंजाइम्स तो चाहिए ही चाहिए। चाहिए तो हर स्टेप पे एंजाइम होता है, हर स्टेप पे एंजाइम, पर हमने पढ़े सिर्फ 3 या 4। तो इसका मतलब फिनाइल एलानीन टायरोसिनेस में कन्वर्ट हो गया, टायरोसिन में कन्वर्ट हो गया, उसके लिए फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज चाहिए। ठीक है, देखो मैं पढ़ रहा था फिनाइल एलानीन, ये कहां से आ गया? सर फिनाइल एलानीन का यहां पर ताल्लुक ये है, फिनाइल एलानीन मेटाबॉलिज्म का यहां पर ताल्लुक ये है कि फिनाइल एलानीन को जब टायरोसिन में कन्वर्ट किया जाएगा उसके लिए एंजाइम चाहिए फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज। फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम बनाने के लिए जीन होता है क्रोमोसोम नंबर 12 पे, एंड क्रोमोसोम नंबर 12 पे अगर ये जीन PAH जीन डिफेक्टेड है, फिनाइल एलानीन बने, टायरोसिन कभी नहीं। अगर फिनाइल एलानीन टायरोसिन नहीं बनेगा तो आगे वाले स्टेप्स को छोड़ दो, उनको गोली मारो। प्रॉब्लम यह है कि फिनाइल एलानीन बढ़ जाएगा, फिनाइल एलानीन का लेवल ब्लड में क्या होगा? ज्यादा होगा। फिनाइल एलानीन का लेवल ब्लड में ज्यादा हो गया तो वो फिनाइल पाइरुवेट बनाएगा, देन फिनाइल एसीटेट बनाएगा और फिनाइल लैक्टेट बनाएगा। इनकी एक्यूमुलेशन क्या करेगी? ये ब्रेन डैमेज कर सकते हैं,
ओके, ये ब्रेन को डेवलप होने से रोकेंगे, क्योंकि ब्रेन की डेवलपमेंट में डोपामिन चाहिए, नहीं बन पाया। फिनाइल पायरुवेट इतना खतरनाक है कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा और ब्रेन में जाएगा, उसको डैमेज कर देगा, राइट। और भी इसमें बहुत सारी चीजें होंगी। जब फिनाइलएलानिन टायरोसिन ही नहीं बना, मेलानिन भी नहीं बनेगा, तो पिगमेंटेशन भी कम हो गई, एंड इसी बीमारी का नाम है फिनाइल कीटोन यूरिया। कीटोन यूरिया इसलिए क्योंकि बेटा इसको फिनाइल कीटोन भी बोलते हैं, फिनाइल पायरुवेट को फिनाइल कीटोन भी बोलते हैं। सो फिनाइल कीटोन अगर ब्लड में ज्यादा है तो यूरिन में भी आएगा, तो यूरिन पास आउट किया जाएगा, उसमें फिनाइल पायरुवेट जरूर होगा। और अगर फिनाइल कीटोन यूरिया वाले पेशेंट का ब्लड या सॉरी यूरिन FeCl3 के साथ किया जाएगा रिएक्ट, तो इसका यूरिन ग्रीन कलर का बन जाएगा और पता चलेगा कि ये जो है बेटा ये फिनाइल कीटोन यूरिया का पेशेंट है। इसका इफेक्ट बर्थ के फौरन बाद ही दिखेगा या बर्थ के बाद ही दिखेगा, बर्थ के बाद यानी फ्यू वीक्स के बाद दिखेगा, लेकिन इसका इफेक्ट 14 साल तक ज्यादा होता है, 14 साल तक। मेंटल रिटार्डेशन, हाइपोपिगमेंटेशन वगैरह वगैरह। सो इसमें 14 साल तक ज्यादा इफेक्ट रहेगा, क्योंकि आपका ब्रेन डेवलप होता है 14 ईयर तक, 14 साल तक आपका पीक होता है डेवलपमेंट का स्टेज, राइट। सो अगर 14 साल तक इसको मेंटेन करें, 14 साल तक कैसे मेंटेन करेंगे, कभी कभी ऐसा किया जाता है कि इसकी मां को बताया जाता है आप कोई भी ऐसा फूड ना खाएं जिसमें फिनाइलएलानिन हो, जैसे मीट है, बाकी है जिसमें रिच प्रोटीन्स हैं, और प्रोटीन्स में अगर फिनाइलएलानिन है उसको अवॉइड करना है। इस बच्चे के लिए फिनाइलएलानिन का इंटेक ही रोक दिया जाता है। इंटेक रोक लिया, फिनाइलएलानिन बनेगा नहीं, अगर बना नहीं तो आगे उसको ब्रेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सो इसका मतलब ये मेंटेन रह सकता है, क्या रह सकता है, मेंटेन। क्योंकि ज्यादातर फिनाइलएलानिन से टायरोसिन बनना प्रॉब्लम नहीं बनता, प्रॉब्लम ज्यादा बनता है फिनाइलएलानिन का एक्यूमुलेट होना, वो आपने रोक लिया बाय इनटेक, इसका मतलब इसका इलाज हो गया। ओके, नाउ दिस वाज द लास्ट डिजीज विच वॉज द मेंडेलियन डिसऑर्डर। अब हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को शॉर्ट में निपटा लेंगे, उसके बाद पेडिग्री एनालिसिस अगर आज हो पाई, अगर टाइम मिला, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। ओके, सो अगर आज टाइम मिला तो पेडिग्री एनालिसिस भी पढ़ेंगे, वरना पेडिग्री एनालिसिस के लिए एंड दिस अनदर कॉन्सेप्ट इज द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड द थर्ड इज द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, उसके लिए एक और वीडियो बनाया जाएगा। ओके, सो यहां पर जो आपने देखा ये जितने भी डिजीजेस थी, ओके, ये ऑटोसोमल थी, एक्स लिंक्ड थी, रिसेसिव थी या डोमिनेंट थी, उनका हमने डिस्कशन किया। इन बीमारियों का एक समरी दिया जाएगा या इनको समराइज किया जाएगा जब मैं पेडिग्री एनालिसिस पढ़ाऊंगा, इसलिए मैं चाहूंगा कि आज पेडिग्री नहीं पढ़ेंगे, वीडियो बहुत ही लंबा हो गया। ओके, ऐसे लॉन्ग लेक्चर्स के लिए तो प्रेफरेबल है कि लाइव ही किया जाए। ओके, सो इसका मतलब ये है कि यहां पर जो कुछ भी पढ़ा गया ये आपके मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हो गए। ओके, आगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते कैसे, क्योंकि पहले ही आपको बता चुका हूं कि क्रोमोसोम में एबेरेशंस, ओके, बाकी कुछ चीजें वो डिटेल में जो पढ़ा था पिछले लेक्चर में, पिछला वीडियो देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आएगा क्रोमोसोम में क्या क्या डिफेक्ट हो सकता है। यहां मैंने समरी के लिए बस चार्ट लगाया है, इस चार्ट से थोड़ा सा समझेंगे, दैट्स ऑल, एक ही स्लाइड में हो जाएगा पूरा। यहां हम देखेंगे डिसऑर्डर कौन है, क्रोमोसोम में डिफेक्ट कौन सा हुआ और इफेक्ट्स क्या क्या है, ठीक है। ओके, नाउ आई एम वेरी मच हैप्पी कि ये ऑलमोस्ट डन। ओके, सो पहला है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम को डिस्कवर किया था लिंगडन डाउन ने, और इसको फर्दर स्टडी किया था LEJEUNE लेजून ने। साथ साथ में लिखते जाइए, मैं बाद में रब भी करूंगा। ये डाउन सिंड्रोम, इनको मोंगोल्स भी बोलते हैं, इसको मोंगोलिज्म भी बोलते हैं, मोंगोलिज्म भी बोलते हैं, बोलते थे, अब नहीं बोलते, क्योंकि मंगोलियंस ने इस पर बहुत एतराज जताया कि इनको हमारा नाम क्यों दिया, क्योंकि मंगोलियन, बीइंग मंगोलियन इज नॉट अ डिफेक्ट एंड दिस डिजीज वाज कॉल्ड एज मंगोलिज्म। ओके, तो ये तो प्रॉब्लम है। Okay, now how is it caused? It is caused by trisomy 21. पिछला लेक्चर देखो, क्लियर हो जाएगा, मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला यहाँ पे, क्योंकि अगर इसको एक्सप्लेन दोबारा करना पड़े, बार बार करना पड़े तो प्रॉब्लम है। तो ट्राइसोमी 21 से होता है, 21 क्रोमोसोम 3 बार प्रेजेंट है, हर क्रोमोसोम के हमारे पास 2-2 कॉपी होती है, इसमें अब नॉर्मली तीसरी कॉपी आ गई 21 की। रिसेंट रिसर्च आपने देखा होगा, जापान में ये हो गया कि उन्होंने 3rd क्रोमोसोम डिलीट कर दिया, ओके, रिमूव कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक जाइगोट से, जिसमें प्रोबेबली यानी
एक एम्ब्रियो से जिसमें प्रोबेबली थर्ड कॉपी थी, अबनॉर्मल कॉपी ऑफ द ट्राइसोमी, दिस 21 क्रोमोसोम, उन्होंने वो डिलीट कर दिया, तो इसका मतलब वो जाइगोट नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में डेवलप होगा। तो ट्राइसोमी उन्होंने खत्म कर दी एट द एम्ब्रियो स्टेज। ओके, हम अभी पढ़ ही रहे हैं। ओके, सो अब इफेक्ट्स क्या है इसमें, होता क्या क्या है बेटा, ये शॉर्ट स्टैचर होगा, छोटा दिखता है, ओके, छोटे कद का। एपिकैंथिक फोल्ड, इसमें आईज के ऊपर एक एपिकैंथिक फोल्ड है। सो यहां पर मैं आई बनाऊंगा, ये इसकी आई है, आई के ऊपर एक एपिकैंथिक फोल्ड है। ओके, ये एनलार्ज्ड एपिकैंथिक फोल्ड होगा इसका। ओके, सो इसको एपिकैंथिक या एपिकैंथम बोलते हैं। सो एपिकैंथिक फोल्ड होगा इसमें। ओके, एक टिपिकल दिखने वाला शख्स, ये स्मॉल राउंड हेड होगा, इसका छोटा सिर होगा और राउंड फेस होगा। ओके, इसकी प्रोट्रूडिंग फरोड टंग होगी, इसकी टंग लंबी होती है। ओके, दैट्स कॉल्ड एज मैक्रोग्लोसा। दिस कंडीशन को क्या बोलते हैं, मैक्रोग्लोसा। तसल्ली नहीं आता जब तक कुछ बातें और ना बता दूं, क्योंकि ये मुझे लगता है कम है। ओके, तो मैक्रोग्लोसा मींस टंग बहुत लंबी है। ओके, एंड माइक्रोजीनिया यानी इनकी चिन छोटी होती है, चिन छोटी होती है। जब इनकी जो टंग है वो बहुत लंबी है तो वो प्रोट्रूड करेगी, मुंह से बाहर लटकती रहेगी। एंड ये फरोड होती है, इसके बीच में एक फरो बनता है, एक डिप्रेशन होता है टंग के बीच में, दो हिस्सों में बट गई है। ओके, इनका माउथ अक्सर ओपन रहता है क्योंकि माउथ छोटा है, चिन छोटी है, टंग लंबी है। प्रोजेक्टेड लोअर लिप, इनका लोअर लिप बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड रहता है। इनकी नोज फ्लैट होती है और नेजल ब्रिज जो होता है ना, नेजल ब्रिज ये वाला, ओके, इनका फ्लैट होता है। ओके, ब्रॉड हैंड्स होते हैं इनके, सिंगल पामल क्रीज, इनके पाम में एक ही क्रीज होती है। ओके, इनकी मेंटल रिटार्डेशन तो कॉमन है। इनके पास कार्डियक इफेक्ट्स होते, कार्डियक डिफेक्ट्स होते हैं, यानी हार्ट रिलेटेड डिफेक्ट्स होते हैं, पर्टिकुलरली सेप्टल डिफेक्ट्स इनमें होते हैं, सेप्टम पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए होते। इसका मतलब इनमें अक्सर ऐसा होता है कि 8 साल से पहले की उम्र में इनका सर्जरी करना पड़ता है। ओके, सो इनके बहुत सारे और प्रॉब्लम्स होते हैं। इनका डाइजेशन इश्यू रहता है, अक्सर इनको इंडाइजेशन होता है। इनका माल फॉर्मेशन, अक्सर इनको डायबिटीज का खतरा ज्यादा रहता है। इनको बहुत सारी और प्रॉब्लम्स का खतरा अक्सर रहता है, इसलिए इन पेशेंट्स को बार बार चेकअप के लिए जाना पड़ता है। साल में कम से कम 1-2 बार तो इनका चेकअप कराना पड़ता है। ओके, सो एडवर्ड सिंड्रोम होता है क्रोमोसोम 18 की ट्राइसोमी की वजह से, क्रोमोसोम नंबर 18 की ट्राइसोमी से। यहां डाउन सिंड्रोम में मैं थोड़ा डिटेल में इसलिए चला गया क्योंकि ये बाय नेम आपके सिलेबस में जो है फॉर एग्जांपल मेंशन्ड है और आपके एनसीईआरटी में भी ये मेंशन्ड है। सो एडवर्ड सिंड्रोम होता है जब क्रोमोसोम 18 की ट्राइसोमी हो। ये लॉन्ग नैरो स्कल होता है, इसमें स्कल इसमें लॉन्ग होता है और नैरो होता है, छोटा फेस होता है, लो सेट ईयर्स, इनके ईयर्स लो लेवल पे बहुत नीचे होते हैं, दैट इज लो सेट ईयर्स। ओके, शॉर्ट डिजिट्स, इनके भी डिजिट शॉर्ट होते हैं। इनकी वेबड नेक होती है, इनको डेफनेस बचपन से होता है, इनकी भी मेंटल रिटार्डेशन होती है, राइट। ओके, अगर पटॉफ सिंड्रोम देखेंगे ये भी ट्राइसोमी से होता है, ट्राइसोमी 13। कभी कभी नीट में भी क्वेश्चन आता है ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय ट्राइसोमी। ओके, सो उसमें होगा डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटॉफ सिंड्रोम और होगा टर्नर सिंड्रोम। आपको पता है टर्नर सिंड्रोम नहीं है, बाकी 3 हैं। ओके, सो पटॉफ सिंड्रोम में क्या होता है, क्लेफ्ट पैलेट। ओके, पैलेट में क्लेफ्ट होता है। ओके, एंड लिप में भी क्लेफ्ट होता है। पॉलीडैक्टिली, उनकी उंगलियां 5 से ज्यादा होती हैं। ओके, इनमें मेंटल रिटार्डेशन होती है और एबनॉर्मल डर्मल पैटर्न होता है, इनका डर्मल पैटर्न थोड़ा सा एबनॉर्मल होता है। ओके, क्राइडू चैट, क्राइडू चैट बोलते हैं, क्राई बोलते हैं रोने को, चैट बोलते हैं कैट को। सो क्राइडू चैट का मतलब होता है कैट लाइक क्राई। ये बच्चा जब रोता है ना तो ये बिल्ली की तरह रोता है, इसकी आवाज बहुत ही बिल्ली की तरह। क्यों बिल्ली की तरह रोता है, क्योंकि बेटा इसका जो लैरिंग्स होता है वो प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं होता। अगर प्रॉपरली लैरिंग्स डेवलप नहीं हुआ तो इसका जो क्राई होगा ना वो कैट की बिल्ली की आवाज के जैसा दिखेगा, इसीलिए इसको क्राइडू चैट बोलते हैं। ये ट्राइसोमी से नहीं होता, ये होता है बिकॉज ऑफ डिलीशन इन द शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 5। ये क्रोमोसोम 5, ये इसकी शॉर्ट आर्म पी आर्म, ये इसकी क्यू आर्म, लॉन्ग आर्म। पी आर्म में डिलीशन होता है, पी आर्म में क्या होता है, डिलीशन, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो गया, क्राइडू चैट। अब इस क्राइडू चैट में क्या होगा, क्राइडू चैट में प्रॉब्लम ये होती है इसमें माइक्रोसेफेली होता है, माइक्रो छोटा, सेफेलोस हेड, इसमें हेड छोटा होता है। इंक्रीज डिस्टेंस बिटवीन द आईज, इनके आईज दूर दूर होते हैं, एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं।
ठीक है। ओके, इनमें मून फेस होता है, चांद सा चेहरा। ओके, चांद सा चेहरा तो बहुत सारे लोग शायरी में यूज करते हैं, लेकिन बेटा चांद सा चेहरा बीमारी है। ओके, सो मून फेस है क्योंकि इनमें राउंड फेस होता है, दैट्स मून फेस। ओके, सीवियर मेंटल डिफिशिएंसी, इनमें मेंटल रिटार्डेशन होती है। कैट लाइक क्राई, नियोनेट, अभी अभी पैदा हुआ बच्चा नियोनेट होता है, उस नियोनेट में जो क्राइंग होगी वो बेटा बिल्ली के जैसी दिखेगी। समझ आया? ओके, नाउ एक और इंपॉर्टेंट बात, दैट इज अ टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम इज मोनोसोमी। क्या है बेटा? ये मोनोसोमी है, ये सेक्स क्रोमोसोम एक इसमें कम है। ओके, ये बात इससे पहले भी कर चुका हूं मैं, X0 आपको मालूम होगा कि टर्नर सिंड्रोम को हमने बताया था लगभग इससे पहले एक वीडियो में, आप देखिए जरूर वो दोनों वीडियोस, उसमें जरूर डिस्कस किया गया है। लेकिन अगर आपको वो वीडियो देखने की फुर्सत नहीं है तो मैं बताऊंगा ये मोनोसोमी जो है, इसमें एक क्रोमोसोम जो डिलीट हुआ, इसका होमोलॉगस पेयर वहीं पे मौजूद है, तो सिंगल क्रोमोसोम, यहां सेक्स क्रोमोसोम एक डिलीट हुआ है, तो X0, तो ये फिनोटाइप में फीमेल होगी। मेल आने के लिए, मेल का फिनोटाइप आने के लिए Y जरूरी है, इसमें Y भी नहीं है, X भी नहीं है, तो ये फीमेल होगी, मगर स्टेराइल, ये स्टेराइल फीमेल होगी, ये नॉर्मल फीमेल नहीं होगी, ये फर्टिलाइज नहीं कर पाएगी, इनके बच्चे नहीं होंगे, दैट इज स्टेराइल। विद अनडिफरेंशिएटेड गोनाड्स, इनके पास रिड्यूस्ड गोनाड्स होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड गोनाड्स होते हैं, पूरी तरह से गोनाड्स यानी ओवरीज डेवलप नहीं हुई है। वेब्ड नेक इनमें एक डायग्नोस्टिक फीचर है, एंड इनका लो पोस्टीरियर हेयर लाइन, हेयर लाइन जो होती है ना हमारी नेक में, कहीं किसी लेवल तक तो हेयर होता है ना, ओके, इनका हेयर लाइन बहुत नीचे तक होता है, इनका हेयर लाइन बहुत नीचे तक होता है। ओके, नाउ इंक्रीजिंग कैरिंग एंगल ऑफ द एल्बो, इनका एल्बो एंगल जो होगा ना, वो कैरिंग एंगल ऑफ एल्बो इज, जब हम हाथ को ऐसे रखते हैं ना, तो हमारे अपर आर्म एंड लोअर आर्म के बीच में जो ये फॉर एग्जांपल ये बन गया ना एंगल जैसा, ओके, तो यहां पर इस एंगल को मापा जाता है, इसको बोलते हैं कैरिंग एंगल ऑफ दिस वेरी पर्टिकुलर आर्म। ओके, सो इनमें ये ज्यादा होता है, दैट मींस ये जब चलेंगे तो इनके आर्म ऐसे नहीं रख सकते, ये अपने आर्म्स को नॉर्मली ऐसे नहीं रख सकते, इनके आर्म्स बाहर की तरफ बेंट होंगे, इनवर्ड भी बेंट हो सकते हैं, मगर ये इसका केस नहीं है, इनके साथ टर्नर से बाहर की तरफ बेंट होंगे। ओके, उनके लिए दो अलग टर्म्स हम यूज करते हैं। ओके, नाउ इनमें शॉर्ट स्टैचर भी होगा, ये छोटे कद के होंगे, ठीक है ना। ओके, नाउ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक और है, ये क्यों होता है? ये होता है ट्राइसोमी बेटा, ट्राइसोमी 21, डाउन सिंड्रोम 18, एडवर्ड 13, पाटाव एंड सेक्स क्रोमोसोम, दैट इज क्लाइनफेल्टर्स। ये सब के सब ऑलमोस्ट क्या है? ट्राइसोमी, इसमें मोनोसोमी था एंड इसमें डिलीशन था, ठीक है। ओके, सो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम एंड कॉम्बिनेशन इज XXY, इट इज कंडीशन XXY। ये बात मैं डिस्कस कर चुका हूं पहले ही वीडियो में, जिसमें हमने डिस्कस किया था सेक्स डोमिनेशन इन ड्रोसोफिला एंड ह्यूमन बीइंग्स। ओके, सो वो जरूर देख लीजिए। इसमें मेल होगा ये फिनोटाइप में, टॉल स्टैचर का होगा, लॉन्ग लेग्स होंगी, इसकी लंबी बहुत लेग्स होंगी, लेकिन हाइपोटोनिक मसल्स होंगे, इसमें होगा मसल हाइपोटोनिया, मसल हाइपोटोनिया, इसका मतलब इसकी मसल्स बहुत वीक होंगी, पूरी तरह से डेवलप नहीं होंगी। समटाइम्स इसमें गायनेकोमास्टिया होगा, इसमें फीमेल लाइक ब्रेस्ट डेवलप होंगे, है तो ये मेल, फीमेल लाइक ब्रेस्ट डेवलप होंगे, इसमें रिड्यूस्ड टेस्टिस होंगे, इसमें मालफॉर्म्ड सेमिनिफेरस होंगे, सेमिनिफेरस इसमें ऑलमोस्ट एब्सेंट होंगे। तो एजोस्पर्मिया होगा, क्योंकि सेमिनिफेरस आर इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। अब अगर सेमिनिफेरस ही नहीं है तो बेटा स्पर्म्स कौन बनाएगा? स्पर्म्स इसमें एब्सेंट है, इट्स एजोस्पर्मिया। ये हो गया एक क्विक रिवीजन, मैंने कहा ना क्विक रिवीजन है बेटा, ये पढ़ा नहीं रहा हूं मैं, रिवीजन करा रहा हूं। तो रिवीजन में हमने क्विकली देख लिया कौन कौन से ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं। तो जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं उनमें आपको इतने सारे इंपॉर्टेंट हैं। ओके, सो आगे बढ़ेंगे। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में ये डाउन सिंड्रोम आपने देखा, ओके, समझ आया। ओके, और ये आपने देखा टर्नर सिंड्रोम। इसमें बेटा ये मैंने कहा था अभी कि ये जो एल्बो एंगल होगा ये बाहर की तरफ बेंट होगा, और कभी कभी तो ये अंदर की तरफ बेंट होगा, मगर इस केस में नहीं, किसमें? टर्नर्स में नहीं, टर्नर्स में बाहर की तरफ होगा। कैरिंग एंगल विल बी पर्टिकुलरली मोर, कैरिंग एंगल इसमें ज्यादा है। सो टर्नर सिंड्रोम, इसमें बेटा टर्नर सिंड्रोम में मैंने कहा ये फीमेल होगी, स्टेराइल होगी। बेटा ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है जिसमें गायनेकोमास्टिया है, जिसमें फॉर एग्जांपल फीमेल
लाइक ब्रेस्ट है, लॉन्ग है, ये सॉरी टॉल बंदा है और इसमें लेग्स बहुत वीक है, या यूं कहें कि फॉर एग्जांपल इसमें जो मसल हाइपोटोनिया होगा, मसल हाइपोटोनिया होगा। तो इस तरह से हाँ, इसमें कुछ और चीजें भी होंगी। इसमें फॉर एग्जांपल जो डाउन सिंड्रोम में कभी कभी होता है, मगर अक्सर ऐसा होता नहीं है, मतलब कभी होगा कभी नहीं होगा, जरूरी नहीं, डायग्नोस्टिक फीचर नहीं है। वो क्या है कि दोनों आईज जो है वो एक ही साइड पे फोकस नहीं कर सकती, दे आर डिविएटेड, ओके, या कन्वर्जेंट है, ओके, या डाइवर्जेंट है। दोनों आईज का फोकस या तो कन्वर्जेंट है, एक ही फोकस पे देख रहे हैं, या डाइवर्जेंट है, ये आई इधर देख रही, ये आई इधर देख रही। कभी कभी इसमें ये भी देखने को मिलेगा, किसमें, डाउन सिंड्रोम में। ओके, एम आई क्लियर अबाउट दिस? सो दैट इज हमारा आज का पेडिग्री को छोड़ के, पेडिग्री अभी नहीं करेंगे क्योंकि पेडिग्री के लिए मुझे अलग वीडियो लेके आना पड़ेगा। पेडिग्री एक लंबा टॉपिक है बेटा, पेडिग्री में 10-15 मिनट नहीं, मैं 2 घंटे से बात कर रहा हूं, 2 घंटे का वीडियो बन गया। सो 2 आवर्स का वीडियो अपलोड करना और उसका बाकी कुछ चीजें देखना, तो जिसको बोलेंगे हम पोस्ट प्रोडक्शन मैनेजमेंट, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसलिए 2 घंटे का वीडियो काफी है। अगला वीडियो के लिए इंतजार करें, उसमें पेडिग्री पढ़ा जाएगा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ा जाएगा एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ा जाएगा। तो आपके लिए अगले वीडियो के लिए अपना ख्याल रखें। मुदस्सिर मिर्चाल का अस्सलाम वालेकुम।